Namaskar students. So in today's lecture we are going to talk about isolation of element, general principles and process of isolation of element. मतलब जो एलिमेंट्स रहते हैं वो नेचर में किस तरह अकर करते हैं. सबसे पहला तो सवाल यही है कि व्हाट इज़ एन आइसोलेशन एंड व्हाई डू आई नीड द आइसोलेशन. सो आइसोलेशन से आप क्या क्या बना सकते हैं ये आपके सामने है. बराबर है. द वर्ल्ड फेमस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज़ नथिंग बट यू कैन से द देन ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट की टेक्निक्स. बराबर है. आज हमारे पास में मेटालर्जी की जो टेक्निक है उसी की बदौलत हम इतना बड़ा जो भी अपना अचीवमेंट है वो कर पाए हैं. बराबर है. तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले ये समझते हैं कि हाउ एलिमेंट्स एग्जिस्ट. बराबर है. हाउ डू दी एलिमेंट एग्जिस्ट. तो एलिमेंट्स जो रहते हैं वो जनरली नेचर के अंदर दो स्टेट में पाए जाते हैं. एक को हम कहते हैं फ्री स्टेट और दूसरे को हम कहते हैं कंबाइंड स्टेट. बराबर है. तो जैसे कि आपके सामने आप कुछ चीज़ें देख रहे हैं, इसके अंदर ये जो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ये क्या है आपका मिनरल है. मतलब ओर है, ज़मीन से निकाला हुआ एक दगड़, क्या बोलते हो उसको आप यस ओर वगैरह जो भी कहते हैं. ये है गोल्ड. गोल्ड जो रहता है वो जनरली किसी के साथ में कंबाइंड नहीं होता है, वो फ्री स्टेट में पाया जाता है. और एयर में भी ऐसे कई सारे एलिमेंट है, जैसे ऑक्सीजन गैस हो गया, H2 हो गया, ये लोग सब जुड़े हुए हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं. नाइट्रोजन गैस है वो किसी से जुड़ी नहीं रहती है. मतलब डेफिनेटली नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रहते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी आपकी 70% नाइट्रोजन जो आपके एयर के अंदर है वो अनकम्बाइंड फॉर्म में किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है. तो इसको हम कहते हैं फ्री स्टेट. ऑलराइट. सो कुल मिला के हमने क्या कहा, कितने स्टेट पाए जा सकते हैं? दो स्टेट पाए जा सकते हैं. एक है फ्री स्टेट, दूसरा है कंबाइंड स्टेट. अब जो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं इसे हम लोग ओर या मिनरल कहते हैं. Now the question is what is the difference between the ore and the mineral. तो मिनरल्स जो होता है या ओर जो भी है, दोनों को ही हम माइनिंग के ज़रिए निकालते हैं. जो चीज़ हमें माइनिंग से मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, माइनरल या मिनरल. ओके. अभी मिनरल्स जो रहते हैं या और जो रहता है ये सभी माइनिंग से ही मिलते हैं. तो कई बच्चे ऐसा कंफ्यूज रहते हैं कि जिसमें कचरा रहेगा गैंग रहेगी. होप यू रिमेंबर दिस वर्ड फ्रॉम योर 10th स्टैंडर्ड. गैंग इज़ नथिंग बट द मिट्टी, पत्थर और कंकड़. बराबर. सैंडी, अर्दी, अनवांटेड इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन एन ओर इज़ कॉल्ड एज गैंग. बराबर है. तो जो गैंग है, जो गैंग मतलब कचरा. अब आप माइनिंग कर रहे हो तो माइनिंग के वक्त में आपको ज़रूरी थोड़ी ना है कि इस तरह के आपको डायरेक्टली जो ओर्स रहेंगे वो डायरेक्ट, मतलब ओर्स के साथ में आपको मिट्टी, पत्थर वगैरह सब आना ही है साथ में. तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग. द अनवांटेड इम्प्योरिटी प्रेजेंट अलॉन्ग विद दी ओर इज कॉल्ड एज व्हाट, गैंग. अब जैसे इस पत्थर के अंदर अगर मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें आयन है. बराबर. तो क्या आयन एक ही एलिमेंट रहेगा कि इसके अलावा और भी दूसरे एलिमेंट्स रहेंगे? तो जवाब है ऑब्वियसली दूसरे एलिमेंट्स भी रहेंगे. तो जो दूसरे एलिमेंट की जो इम्प्योरिटी है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं. ठीक है. अब जो मिनरल और ओर की डिफरेंस आप समझ लीजिए. ज़मीन से जो भी हमें माइनिंग के ज़रिए मिल रहा है वो सभी को हम मिनरल कहते हैं. ऑलराइट. एवरीथिंग दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट कैन बी रेफर्ड एज मिनरल. बराबर. अर्थ क्रस्ट हो या इवन फ्रॉम द सी ऑल्सो, दैट इज़ ओके. जो भी हमें नेचर से मिल रहा है, माइनिंग से मिल रहा है, इसको हम अक्सर मिनरल्स कहते हैं. और जो मिनरल का इस्तेमाल लार्ज स्केल पे मेटल के या एलिमेंट के एक्सट्रैक्शन में किया जाएगा उसे हम ओर कहेंगे. ऑलराइट. अगर ये आपको बात समझ में आई है तो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या ओर मिनरल है? जवाब है ऑफ कोर्स यस, ओर मिनरल्स ही है. इसका मतलब सारे मिनरल्स ओर है? ऑब्वियसली नो. सारे मिनरल्स को मैं ओर नहीं कह सकता. सिर्फ उन्हीं मिनरल्स को मैं ओर कहूँगा जिनका इस्तेमाल एक्सट्रैक्शन पर्पस के लिए किया जा सकता हो. इज़ दैट वेरी मच क्लियर? ओके. चलिए एग्जाम्पल्स के ज़रिए आपको वो भी समझ में आ ही जाएगा. सो नाउ विल प्रोसीड अहेड विद द मेटालर्जी. होप यू रिमेंबर व्हाट इज़ द मेटालर्जी. मेटालर्जी इज़ नथिंग बट दी एंटायर प्रोसेस ऑफ मिनरल से लेकर फाइनल जो आपका मेटल मिलता है जिसको आप यूज़ करते हो वहाँ तक कि जितने भी बीच में प्रोसेस इन्वॉल्व है, इन सारे प्रोसेस को हम लोग साथ में मिलाकर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मेटालर्जी. बराबर है. तो ये मेटालर्जी जो है मतलब मिनरल्स में से या ओर्स में से फाइनली मेटल को प्योरेस्ट फॉर्म में निकालने की जो प्रोसेस है उसमें कितने स्टेप होते हैं? तो इसके अंदर मेनली 4 स्टेप होते हैं. तो मेरे साथ आप बोलेंगे मेटालर्जी के 4 स्टेप्स. क्या बोलेंगे? मेटालर्जी के 4 स्टेप. रिपीट वंस अगेन. मेटालर्जी के 4 स्टेप्स. पहला स्टेप है कॉन्सेंट्रेशन. बोलो साथ में,
concentration, roasting or calcination. What is the second step? Roasting or calcination, reduction, refining. ये 4 स्टेप है. Concentration, roasting or calcination, reduction, refining. मेटालर्जी के 4 स्टेप. Concentration, roasting or calcination, reduction, refining. अब ये चारों स्टेप के मतलब क्या है और कैसे पूरा मेटल एक्सट्रैक्ट करता हूँ, मैं आपको एक बार ब्रीफ में यहाँ पर बात चल रही है तो बता देता हूँ. सबसे पहले जो ओर रहती है उसके अंदर से कचरा निकालने का काम होता है, रिमूवल ऑफ गैंग किया जाता है, जिसको हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं. सेकेंड स्टेप जो रहता है ये ऑप्शनल स्टेप है. क्यों ऑप्शनल, मैं समझाता हूँ. जो मेन सेकेंड स्टेप है वो है आपका रिडक्शन. मतलब जो ओर आपको मिली है वो ज़्यादातर किसी ना किसी दूसरे के साथ में जुड़ी रहती है. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेटल के एक्सट्रैक्शन के बारे में. मतलब दूसरे एलिमेंट को भी आइसोलेट कर सकते हैं, नॉन मेटल को भी, लेकिन हमारा अभी इस चैप्टर के अंदर जो मेन एम है वो है मेटल को एक्सट्रैक्ट करना. तो मेटल जो होती है ना वो जनरली किसी ना किसी के साथ में जुड़ी होती है, और वो कोई ना कोई कौन होता है, आमतौर पे नॉन मेटल होता है. ठीक है, तो नॉन मेटल का जो रिमूवल है, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल इज़ रेफर्ड एज रिडक्शन. और वो आमतौर पे वो नॉन मेटल ऑक्सीजन या सल्फर ही होते हैं वो भी. हाँ, सबसे मोस्ट कॉमन जो नॉन मेटल के साथ में जुड़े हुए रहते हैं वो कौन से हैं? ऑक्सीजन या तो सल्फर. तो ये जो ऑक्सीजन सल्फर जो रहते हैं इनका निकालने का जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं. बराबर है. लेकिन रिडक्शन जो रहता है ना वो ऑक्साइड ओर का सबसे आसान होता है. ऑक्साइड ओर को रिड्यूस करना सबसे आसान है. तो अगर मान लीजिए आपका जो ओर है, बराबर है, वो अगर वो कार्बोनेट फॉर्म में है तो हमें कैल्सिनेशन करना होता है, और सल्फाइड फॉर्म में है तो रोस्टिंग करना होता है. अगर वो ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म में है तो रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करने की आवश्यकता होती नहीं है. ठीक है, इसीलिए मैंने कहा, ऊपर भी आपने देखा रहेगा कि हेडिंग में मैंने लिखा था 3 to 4 स्टेप्स है. क्यों 3 to 4 स्टेप्स है? अगर आपका ओर सल्फाइड है तो ही हम रोस्टिंग करेंगे, अगर आपका ओर कार्बोनेट ओर है तो ही हम कैल्सिनेशन करेंगे. ठीक है सर, ये सब आप क्या बोल रहे हो? कार्बोनेट और सल्फाइड और कुछ समझ में नहीं आ रहा. देखते हैं हम लोग ओर्स के एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको वो भी समझ जाएगा. ठीक है, और जो आइसोलेशन के जरिए, रिडक्शन के जरिए जो हमें मेटल मिली रहेगी, इस मेटल के अंदर कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटी रहती है. इन इम्प्यूरिटी को निकाल के आप 100% अगर मेटल की ओर जाना चाहते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं रिफाइनिंग. बराबर, रिफाइनिंग ऑफ दी मेटल दैट इज ऑब्टेन्ड. तो ये 4 स्टेप होते हैं. बराबर, फिर से आप बिना स्क्रीन को देखे बोलेंगे कौन से 4 स्टेप? मेटालर्जी के 4 स्टेप. कॉन्सेंट्रेशन, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, रिडक्शन, रिफाइनिंग. मतलब सर इसमें कोई सीक्वेंस फॉलो करनी है कि कोई भी कभी भी किधर भी कर सकते हैं? ऑब्वियसली यू हैव टू फॉलो अ सीक्वेंस. फर्स्ट यू हैव टू डू कॉन्सेंट्रेशन, देन ओनली द रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, देन ओनली रिडक्शन एंड देन ओनली रिफाइनिंग. है ना? इजंट इट ऑब्वियस? दैट्स ऑब्वियस. नाउ लेट अस कंसिडर सम ऑफ द ओर्स. बराबर, हमें 4 यहाँ पर मेटल के ओर्स के बारे में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, और भी हमें एग्जाम्पल्स लर्न करने, लेकिन ये मोस्ट कॉमन वाले मैं आपको बताते जा रहा हूँ. तो जो सबसे पहला यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है वो एल्यूमिनियम है. एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाला मोस्ट अबंडेंट मेटल है. बराबर है, ये मोस्ट अबंडेंट मेटल है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है. और उसकी जो मेन ओर है वो है बॉक्साइट ओर. कौन सी ओर है? बॉक्साइट ओर. बॉक्साइट ओर की फॉर्मूला है Al2O3. अभी इसमें जो बॉक्साइट ओर है ये उसका फॉर्मूला क्या है? Al2O3.XH2O. ओके, Al2O3.XH2O. देन यू हैव अ क्रायोलाइट दैट इज़ Na3AlF6. सारे ओर्स के एग्जाम्पल आपको खास याद करने हैं. पहले आप याद कर लीजिए और उसको एक बार खुद से लिखिए. मिस्टेक्स होएगी देख के वापस लिखिए, और सेकेंड टाइम आपको खुद से लिखना है पूरा. तो आपका ये होमवर्क है, आपको 2 बार सारे ओर्स लिखने हैं. एक बार थोड़ा बहुत देख के, बिना देखे जो भी आप कर सको, और दूसरी बार आपको कंप्लीट बिना देखे एक बार लिखना है. ठीक है, तो एल्यूमिनियम के कौन से मेन 2 ओर है? बॉक्साइट, क्रायोलाइट. इसके अलावा चाइना क्ले. चाइना वाला इसके लिए मैंने लिखा नहीं जो कपड़ आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया, इसके लिए मैंने दिया नहीं है. बराबर है. सो एल्यूमिनियम के मेन ओर कौन से? बॉक्साइट, क्रायोलाइट, चाइना क्ले. बराबर है. तो बॉक्साइट की फॉर्मूला क्या है? Al2O3.XH2O. और क्रायोलाइट की फॉर्मूला क्या है? Na3AlF6. इसको कई बार ऐसा भी लिखा जाता है AlF3 3NAF. AlF3.3NAF. भाई बात तो एक ही हुई ना. AlF3 लिखो और 3NAF लिखो, बात तो एक ही चीज़ है. बराबर है. ऑलराइट. फिर आयन की जो ओर है, उससे पहले
हम ये भी देख लेते हैं। देखो आपके सामने यहाँ पर मैंने एल्यूमिनियम के ओर्स लिए हुए हैं। ये जो आप पहला बड़ा वाला जो दगड़ देख रहे हैं, दिस दगड़ इज़ नथिंग बट व्हाट, ये आपका बॉक्साइट ओर है, बराबर। रेड बॉक्साइट है। बॉक्साइट की दो वैरायटी रहती है, वाइट बॉक्साइट एंड रेड बॉक्साइट। रेड बॉक्साइट में आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी ज़्यादा मात्रा में रहती है, इसीलिए वो रेडिश कलर दिखता है। जबकि आपका जो वाइट बॉक्साइट होता है उसमें आयरन ऑक्साइड कम होता है, बराबर है, जिसके कारण उतना रेड नहीं दिखता। ऑलराइट, सो देर आर टू वेराइटीज़ ऑफ बॉक्साइट, वाइट बॉक्साइट एंड रेड बॉक्साइट। ठीक है, याद रखिए, आगे काम आएगा। तो सर ये बाजू में वाइट कलर का पत्थर है, वो वाइट बॉक्साइट है। अरे चपड़ गंजू, होता तो पहले बता दिए होते ना। ये आपका क्रायोलाइट है। क्या है आपका? क्रायोलाइट है। तो सर ये दोनों क्या है? ये है आपका रूबी, एल्यूमिनियम रूबी, और ये है आपका सफ़ायर। ठीक है, तो ये भी देखो कैसा होता है कि ये भी एल्यूमिनियम के ही ऑक्साइड होता है। वाह सर, ये भी एल्यूमिनियम की ऑक्साइड्स है। येस, तो इस पत्थर में और इस पत्थर में ज़्यादा फ़र्क नहीं, खाली फ़र्क इतना रहता है कि इसके अंदर क्रोमियम के ऑक्साइड जो रहते हैं वो भी पाए जाते हैं, और सफ़ायर के अंदर और भी दूसरा एक ऑक्साइड है। आप पता कर लीजिए कौन सा ऑक्साइड है, रूबी में कौन सा ऑक्साइड है और सफ़ायर में कौन सा ऑक्साइड है। ऑब्वियसली उनका जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है? एल्यूमिनियम ही है। ठीक है, सो मेन कंपोनेंट इज़ एल्यूमिनियम, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव द अदर व्हाट यू कॉल मेटल ऑक्साइड्स। ओके, सो अंडर हाई प्रेशर, जब ये मिनरल्स ज़मीन के अंदर बहुत हाई प्रेशर में दबे रहते हैं, इसके कारण धीरे धीरे वो इस तरह के स्टोन्स में कन्वर्ट होने लगते हैं। ओके, सो ये हो गया रूबी सफ़ायर। तो देखो, रूबी हो या सफ़ायर, सब पत्थर ही है, बराबर। तो जीवन में जो बहुत इनको ज़्यादा महत्व देने का नहीं, समझ गए ना। मतलब धन के पीछे भागते हैं तो ये सब क्या है? सब पत्थर ही तो है, बराबर है। चलिए, एनीवेज हम बात करते भी आयरन के बारे में। तो आयरन के जो मेन ओर्स है वो कौन से हैं? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। कौन सा है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। इसके अलावा भी होता है लिमोनाइट, साइडेराइट, आयरन पायराइट। ये पांचों और आपको याद करने चाहिए, बराबर है। सर फिर से बोलो, फिर से बोलो, कौन से? अरे बोल रहा हूँ, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये तो दोनों लिखे हुए हैं। इसके अलावा कौन सा मैंने बोला? साइडेराइट, लिमोनाइट और आयरन पायराइट। ये पायराइट जो है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आयरन पायराइट इम्पोर्टेंट और है। ठीक है, आयरन पायराइट की फॉर्मूला होती है FeS2। ठीक है, और साइडेराइट की फॉर्मूला होती है FeCO3, बराबर है। तो FeCO3 मतलब आयरन कार्बोनेट, है ना। साइडेराइट, साइड में फेको 3, है ना। याद रखने के लिए आसान हो गया। आयरन पायराइट है, पायरसी किया, फंस गया तो FeS2। ये सब याद करने के लिए, हाँ, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, ये याद करने के लिए मैंने बोल दिया। साइड में फेको तो साइडेराइट, फेको 3। आयरन पायराइट, पायरसी तो फंस गया तो FeS2। ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेन कौन सा? हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, साइडेराइट FeCO3 और आयरन पायराइट FeS2, बराबर है। इसके अलावा लिमोनाइट भी होता है Fe3O4.3H2O, लेकिन अभी बुक में मेंशन नहीं है तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, साइडेराइट, आयरन पायराइट, इतने याद कर लीजिए। अभी ये भी आपको ज़रा एक बार दिखा देते हैं कैसे दिखते हैं, बराबर है। इसमें जो आप ये वाला जो यहाँ पर आप देख रहे हो, बराबर है, ये वाला जो ओर है ये मैग्नेटाइट ओर है, बराबर। इसकी फॉर्मूला है Fe3O4। ये हेमेटाइट ओर है, हेमेटाइट Fe2O3। और ये जो है आपका साइडेराइट है, दैट इज़ आयरन कार्बोनेट FeCO3, साइडेराइट। और ये है FeS2। पका रहे हो सर, ये तो कुछ गोल्ड का अपने को और दिख रहा है, ये तो आयरन और थोड़ी ना है। खा गए ना धोखा। ये गोल्ड और नहीं है, ये आयरन और ही है, लेकिन ये गोल्ड जैसा दिखता है, और इसे अक्सर फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है। ओके, फूल्स गोल्ड, क्योंकि ये जब नदी वगैरह के किनारों पर कई सारा पड़ा हुआ, मेरे पास भी पड़े हुए पत्थर, तो ये ना गोल्ड जैसा दिखता है, लेकिन गोल्ड नहीं है ये, बराबर है। सो इसको हम फूल्स गोल्ड कहते हैं। ये है आयरन पायराइट, बराबर है, FeS2, बराबर है, FeS2। ये क्या है? फेको 3, आयरन कार्बोनेट। ये क्या है? Fe2O3, हेमेटाइट। मोस्ट कॉमन ओर है, इंडिया में पाए जाने वाला मोस्ट आयरन ओर कौन सा है? तो Fe2O3 है। हाँ, ये याद रखिए, हेमेटाइट। और इसके अलावा ये है मैग्नेटाइट Fe3O4। Fe3O4 इज़ नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe2O3।
FeO Fe2O3 दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा Fe3O4। समझ गए ना। तो ये आपके हो गए आयन के ओर्स हो गए। तो आयन के ओर्स, अच्छा अभी देखो आयन के ओर्स भले मैं इसको कह रहा हूँ लेकिन असल में आयन और जैसे आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है इन दोनों को ही आयन और कहा जाता है। इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, बराबर है। इसका क्यों? क्योंकि पाया कम जाता है। अभी कौन सा और आप इस्तेमाल करोगे वो कई सारे फैक्टर्स के ऊपर हम लोग डिसीजन लेते हैं। सबसे मेन फैक्टर तो ये रहता है कि वो कितनी क्वांटिटी में पाया जा रहा है, उसकी कॉस्टिंग क्या है, बराबर। अगर आपकी कंट्री के अंदर, आपके देश के अंदर, ज़मीन के अंदर अगर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला और जो रहेगा डेफिनेटली हम वही आपको चीपर अवेलेबल होगा और उसी का आप एक्सट्रैक्शन में इस्तेमाल करोगे, है कि नहीं। और दूसरे भी फैक्टर्स होते हैं जैसे कि उसमें कितनी इम्प्यूरिटी है, कौन सी इम्प्यूरिटी है, एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, बजट आपका कितना है और कौन सी टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है। ये सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए जो मिनरल है उसको एक्सट्रैक्शन के लिए सिलेक्ट किया जाता है। और जिनका सिलेक्शन हो गया उसको हम कहेंगे और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसको हम कहेंगे मिनरल, बराबर। तो क्या मैं अगर मान लीजिए हेमेटाइट मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रहा है तो क्या हेमेटाइट मिनरल है? हाँ मिनरल तो है ही, लेकिन ये और भी है। अभी मान लीजिए FeS2 का लार्ज स्केल पे, FeCO3 का लार्ज स्केल पे इस्तेमाल बहुत कम होता है। साइडेराइड एकदम ना के बराबर यूज़ होता है। तो क्या साइडेराइड को मैं मिनरल कहूँ कि और कहूँ? तो इसको आमतौर पे मिनरल कहना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल एक्सट्रैक्शन के लिए लार्ज स्केल पे हो रहा नहीं है, बराबर है। तो जो मिनरल का लार्ज स्केल पे एक्सट्रैक्शन में यूज़ होता है उसको हम कहते हैं ओर। होपफुली अभी आपको ओर और मिनरल का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और एल्यूमिनियम और आयरन के ओर आपको याद रहेगा। आयरन सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल है, ठीक है। फर्स्ट मोस्ट कौन सा है? एल्यूमिनियम है। सेकंड कौन सा है? आयरन है। चलिए अभी अगले देखते हैं। अगला जो है वो कॉपर के ओर्स है। कॉपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटल है, खास करके आपके इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह को लेकर कॉपर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो कॉपर पायराइट सबसे मोस्ट कॉमन और इसका दूसरा नाम है चाल्को पायराइट। ओके, क्या नाम है? चाल्को पायराइट। चाल्को, एक्चुअली चाल्को शब्द का मतलब होता है ऑक्सीजन फैमिली। ओके, सो चाल्को पायराइट। दूसरा एग्जाम्पल है कॉपर ग्लैंस दैट इज Cu2s, मैलेसाइट दैट इज CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस। और एक और है अजूराइट करके भी आता है, उसमें 2CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस। ओके, मैलेसाइट क्या है? CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस। और चौथा जो है वो क्या है? क्यूपराइट। क्यूपराइट जो है ये क्या है? Cu2O। ओके, ऑलराइट। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, ये ओर्स भी थोड़े से देख लेते हैं। तो आपको चित्र देखने में तो ऐसे ही मज़ा आता है कि नहीं? सच बोल रहे हो सर। देखो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला, ये रूबी कॉपर है। मतलब ये भी रूबी रेड ही है, जैसा आपने प्रीवियस वाला देखा था ना वैसा ये भी रूबी है, लेकिन इसकी रेडनेस में देखो फ़र्क है क्योंकि इसमें कॉपर ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके लिए ये रूबी है। ये आपके ओर में यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो बड़ा मज़ेदार कलरफुल जो है ये आपका है कॉपर पायराइट CuFeS2। इसी का इस्तेमाल लार्ज स्केल पे कॉपर के एक्सट्रैक्शन के लिए किया जाता है। लार्ज स्केल पर कॉपर एक्सट्रैक्शन में कौन सी ओर यूज़ होती है? तो वो है कॉपर पायराइट, चाल्को पायराइट। तो ये जो आप देख रहे हो ब्लू और पिंक और मज़ेदार कलर का जो ओर है इसी का नाम है कॉपर पायराइट, या क्या नाम है? चाल्को पायराइट, ठीक है। फिर ये जो आप यहाँ पर आप देख रहे हो ना ब्लू कलर का, इसका नाम है अज्यूराइट। क्या नाम है? अज्यूराइट। अज्यूराइट क्या है? CuCO3 डॉट 2CuOH ट्वाइस। ओके, सो और ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हो ये है CuCO3, बराबर है। इसका नाम है मैलेसाइट डॉट CuOH ट्वाइस। मैलेसाइट का ये रहा, बराबर है। जो ग्रीन कलर की जो आप ये और देख रहे हो ये मैलेसाइट होती है। जो ग्रीन कलर का है ना, कॉपर कार्बोनेट ग्रीनिश होता है, और कॉपर हाइड्रोक्साइड वगैरह जो रहते हैं, बाकी के जो कॉपर के जो कंपाउंड होते हैं ना वो ब्लूइश कलर के होते हैं। आपने सुना है कॉपर सल्फेट इज़ ऑल्सो ब्लू इन कलर। तो कितना ब्यूटीफुल ब्लू कलर है ये, बराबर। इसमें देखो आप ग्रीनिश कलर भी देख सकते हो, ग्रीनिश एंड ब्लूइश कलर, है ना। तो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की मिक्सचर है ये। और यहाँ पर भी कॉपर हाइड्रोक्साइड है, लेकिन कॉपर हाइड्रोक्साइड कम मात्रा में होता है, कॉपर कार्बोनेट ज़्यादा होता है। नाम है इसका मैलेसाइट। क्या नाम है इसका? मैलेसाइट, ठीक है ना। ब्यूटीफुल। और सारे ज़मीन के अंदर माइनिंग के ज़रिए निकाले जाते हैं। ओके, दूसरा अभी है जिंक। जिंक के जो ओर है उसका नाम है जिंक ब्लेंड। सबसे ज़्यादा कॉमनली पाए जाने वाला ओर है जिंक ब्लेंड, उसका दूसरा नाम है स्फेलराइट। और दूसरा जो ओर है कैलामाइन दैट इज़ जिंक कार्बोनेट। ये भी आपने सुना रहेगा कैलामाइन,
लैक्टोकैलामाइन लोशन वगैरह के अंदर यूज़ होता है। तो कैलामाइन जिंक कार्बोनेट, जिंकाइट, दैट इज़ ZNO। अभी इसमें जो जिंकाइट और कैलामाइन जो है ये कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं, तो लार्ज स्केल पे ZNS का ही इस्तेमाल होता है, इसके लिए ZNS को मैं और कहना प्रेफर करता हूँ, ठीक है। और ये दोनों मिनरल्स है इनको, लेकिन आम भाषा में जो इंपॉर्टेंट और मैंने कहा तो इनको और भी आप कह सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि और क्यों कहा आपने, मिनरल क्यों नहीं कहा, वो सब ठीक है। अभी और कहो मिनरल कहो, सब एक ही जैसी बात है। लेकिन टेक्निकली और 100% अगर आप करेक्टनेस अगर आप पूछोगे तो स्फेलराइट या जिंक ब्लेंड को जो है आप और के तौर पर कंसिडर करते हो। और कॉपर की अगर आप बात करें तो कॉपर पायराइट इज़ अ मोस्ट कॉमन, CuFeS2 जो है ये मोस्ट कॉमन वाला आपका कॉपर का ओर है, ठीक है। तो इसका भी अभी आप चित्र देख लीजिए भाई, जिंक वाला क्यों रह जावे, है ना। ये देखो, ये जो फर्स्ट वाला जो आप यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपका जिंक ब्लेंड है, ZNS स्फेलराइट इसका नाम है। और ये जो वाइट कलर की आप जो देख रहे हो और ये है कैलामाइन, दैट इज़ जिंक कार्बोनेट, ठीक है। तो बहुत आपको कॉमनली आपको महाराष्ट्र में तो आप देखोगे तो मिट्टी वगैरह में बहुत कॉमनली मिल जाता है ये, है ना, कैलामाइन। चलिए, मेरे पास भी कैलामाइन के कई सारे पत्थर पड़े हैं, जिंकाइट नहीं पड़ा है। चलिए, कॉपर कार्बोनेट का थोड़ा बहुत डिपॉजिट वाला रहता है ना, ऐसा वाला और मेरे पास पड़ा है, लेकिन ऐसा पूरा का पूरा मैलेसाइट नहीं है मेरे पास। ओके, मेरे को नदियों के पास में जाता हूँ जब भी गंगा जी में डुबकी लगाने, हाँ, ऋषिकेश हरिद्वार अगर आप कभी जाओ तो बड़ा मज़ेदार प्लेस है, और आपको वहाँ पर इस तरह के तो और बहुत मिल जाता है ना। ये जिंकाइट वगैरह तो आपको ऐसे ही पड़े हुए बहुत मिल जाएंगे। चलिए, अभी दूसरे बात करते हैं, मेटल की बात करें तो डेफिनेटली इंडिया की जो लेगेसी है मेटल एक्सट्रैक्शन में, ये तो अनप्रेसिडेंटेड एंड पैरेलल है। जो आयन एक्सट्रैक्शन के अंदर और जिंक एक्सट्रैक्शन की जो टेक्निक है वो सबसे डिफ़िकल्ट टेक्निक होती है। एंड फॉर ईयर्स एंड ईयर्स वी वर द मास्टर इन एक्सट्रैक्टिंग जिंक, particularly areas of Rajasthan, they were master in extracting the zinc, because zinc is very difficult to obtain। zinc की जो extraction होती है ना, उसमें zinc के वेपर फॉर्म में उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और वेपर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट की हुई जिंक जो रहती है उसकी टेक्निक फिर चाइना में गई, और चाइना से वर्ल्ड की तरफ भी ये गई, धीरे धीरे फैली। और ये जो आप देख रहे हैं कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर, अभी खैर कुतुब मीनार है, पहले यहाँ पर जैन टेम्पल्स और हिंदू टेम्पल्स थे। और ये यहाँ पर आप देख रहे हो, इसको यहाँ पर इसके ऊपर एक पहले गरुड़ था, विष्णु स्तंभ इसे कहते थे, और इसका गरुड़ जो है वो उड़ा दिया, बराबर है। मुग़ल वगैरह जो जिन्होंने आक्रमण किए थे, इन्वेजन किया, तो फॉरेन इन्वेडर्स, फिर यहाँ पर एक मॉस्क बनाया गया, यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो ये मॉस्क का हिस्सा है यहाँ पर जो आप देख रहे हो। एनीवेज, तो मेरा मेन जो मकसद है आपको ये बताना है कि ये आयन जो है, आयन पिलर जो है वो 1200 से 1300 साल पुराना है, एंड स्टिल इट इज़ रस्ट प्रूफ। ये हमारी केमिकल टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है कि इंडियन केमिकल टेक्नोलॉजी वाज सो डेवलप्ड एट दैट टाइम कि आज भी ये रस्ट प्रूफ है। और इसके ऊपर यहाँ पर है ना, ये वाला हिस्सा, इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है, बराबर है, अशोकन टाइम की लिखी हुई है। और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी, बच्चों क्या आप जानते हो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ये किससे बना हुआ है? ये कॉपर से बना हुआ है। हैं, कॉपर? तो ये ऐसा कलर क्यों है सर? बिकॉज जो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है समंदर के बाजू में ही है, और कार्बन डाइऑक्साइड का इसके साथ कांस्टेंट रिएक्शन होता है, जिससे कॉपर कार्बोनेट की इसके ऊपर एक परत बन चुकी है, इसके लिए ये ग्रीनिश कलर का हो गया है। आपने थोड़ी देर पहले ही देखा ना, कॉपर कार्बोनेट कैसे कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। ऑलराइट, अब और के बाद में हम बात करते हैं स्टेप्स के बारे में। तो पहला जो स्टेप है वो है कॉन्सेंट्रेशन, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसमें क्या होता है? रिमूवल ऑफ गैंग। तो गैंग को कैसे निकालते हैं? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि उसमें किस तरह की इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट है, कितनी क्वांटिटी में वो इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है। तो ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए एक प्रोसेस सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो सिलेबस में 4 प्रोसेस अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के दिए हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में ये 4 ही मेथड से कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, बराबर है। कॉन्सेंट्रेट करने का मतलब ही ये होता है कि जमा करना, बराबर है। आप उसमें से मेटल वाली जो रहेगी उसको जमा करोगे, कंपाउंड्स रहेंगे, और जो कचरा रहेगा उसको साइड करोगे, ठीक है। सो कौन से 4 एग्जाम्पल है? हाइड्रोलिक क्लासीफायर, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस एंड लीचिंग। पहला देखते हैं इसमें हाइड्रोलिक क्लासिफिकेशन। द वर्ड इटसेल्फ विल टेल यू हाइड्रो इज़ नथिंग बट वाटर। तो वाटर की मदद से हमें इसे वॉश करना है। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, ओर जो रहता है उसको हमने पाउडराइज किया हुआ है, पाउडर या तो पल्वराइज्ड ओर इसको कहते हैं।
तो ओर का जो पाउडर है वो यहाँ से इधर नीचे जाएगा और यहाँ से जो वाटर है वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम ऑफ वाटर इसको ऊपर से उसको वॉश करेगा। तो इससे क्या होगा कि जो ओर है वो पूरी तरह से वॉश जब होती है तो उसमें जो मिट्टी मिट्टी जो रहेगी वो मिट्टी वाला पानी में ही वो रह जाएगा और मिट्टी वाला जो पानी है वो यहाँ से निकाल दिया जाता है। जबकि ओर जो है वो मेटल पार्टिकल है, करेक्ट। तो मेटल पार्टिकल होने के कारण वो हैवी होते हैं तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और उसको यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, बराबर। तो ये हो गया ग्रेविटी सेपरेशन। इसको ग्रेविटी सेपरेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, लाइटर पार्टिकल ऑफ द गैंग है वो बाहर चले गए और हेवियर पार्टिकल बॉटम पे सिंक हो रहे हैं। तो ग्रेविटी का जो फ़र्क है दोनों के अंदर उसका हम लोग ने यहाँ पर इस्तेमाल किया। इसके लिए इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक क्लासीफायर, ठीक है। तो उसकी जो प्रिंसिपल है वो क्या है, ग्रेविटी है, ओके। और पार्टिकल हैवी होते हैं और गैंग पार्टिकल लाइटर होते हैं, ये इसका मेन फंडा है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन को ओर ड्रेसिंग या बेनिफिक्शन भी कहा जाता है। ओर ड्रेसिंग मतलब हम लोग ओर को तैयार कर रहे हैं और रेडी कर रहे हैं, इसमें से सैंड क्ले वगैरह जो भी अनवांटेड मटेरियल है उसको रिमूव कर रहे हैं। गैंग को रिमूव करना माने क्या, कॉन्सेंट्रेशन। और पहला तरीका क्या हो गया इसमें, ग्रेविटी सेपरेशन। अभी अगला तरीका जो है वो है मैग्नेटिक सेपरेटर। मैग्नेटिक सेपरेटर ऑब्वियसली उसी के लिए यूज़ होएगा जहाँ पर ओर या गैंग दोनों में से कोई भी एक मैग्नेटिक होना चाहिए। तो पाउडर्ड ओर को अब यहाँ से इस तरह से रोलर के ऊपर जाएगा, कन्वेयर बेल्ट है ये जो रोलर है वो नॉन मैग्नेटिक है और ये वाला जो रोलर है ये मैग्नेटिक है। तो जैसे ही यहाँ पर ये पूरा पाउडर्ड ओर इधर आएगा तो जो मैग्नेटिक वाला रहेगा वो उसको चिपका हुआ रहेगा, इट विल क्लिंग टू द मैग्नेट। whereas a non-magnetic ore or a non-magnetic gang, whatever it is, it will not stick to the or it will not cling to the magnet and hence it will form a separate heap। मतलब इसका यहाँ पर एक अलग जमा होएगा और इधर एक अलग जमा हो जाएगा, है ना, समझ गए। तो ये मैग्नेटिक पार्टिकल और ये नॉन मैग्नेटिक अलग हो गए। इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। कैसिटराइट एंड वोल्फ्रामाइट नेचर में साथ में पाए जाते हैं क्या बोला सर, अरे लिख रहा हूँ। कैसिटराइट इज़ अ ओर ऑफ टीन, इसको टीन स्टोन भी कहा जाता है। एंड वोल्फ्रामाइट, वोल्फ्राम मतलब क्या होता है बच्चों, हाँ टंगस्टन होता है, वेरी गुड, इसीलिए तो उसका सिंबल डब्लू है। तो वोल्फ्रामाइट जो है ये आयन ओर है, Fe2O4, आयन टंगस्टन की कंबाइन ओर है Fe2O4। ये नटूरे में साथ में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों को हमें सेपरेट करना है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं सर, पाउडर करके एथे डाल दो जी, बराबर। तो इधर क्या जमा होगा, इधर क्या जमा होगा सर, इधर जमा होगा टीन स्टोन क्योंकि वो नॉन मैग्नेटिक है और इधर जमा होगा Fe2O4 क्योंकि वो मैग्नेटिक है ना, एकदम आसान। चलो ये फॉर्मूला भी याद कर लो, हाँ। टीन स्टोन माने SnO2, ओके, कैसिटराइट, ओके, और वोल्फ्रामाइट Fe2O4 वोल्फ्रामाइट, ओके। सो इसके अंदर सर किसका मैग्नेटिक होना ज़रूरी है, ओर को मैग्नेटिक होना पड़ेगा कि गैंग को? अरे भाई दोनों में से कोई भी मैग्नेटिक रहेगा तो हमारा काम हो गया ना, हमको तो सेपरेट ही करना है, ठीक है जी। चलिए अगला है अभी फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण पॉइंट अगर कोई है तो बस और बस इतना ही, और वो है सल्फाइड ओर, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन फ्रोथ फ्लोटेशन से आप कब करोगे, जब आपके पास सल्फाइड ओर है तब। जैसे मैग्नेटिक सेपरेशन कब करोगे, जब दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक होना चाहिए। अब दोनों में से कोई भी मैग्नेटिक नहीं है और आप चक्का खाली घुमाए जा रहे हो तो थोड़ी ना कुछ होने वाला है, बराबर है। तो इसके लिए यहाँ पर ये ज़रूरी है कि आपकी जो ओर है वो सल्फाइड होनी चाहिए। सल्फाइड ओर रहेगा तो ही हम कराएंगे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। अभी फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है, इसके अंदर हम लोग है ना कुछ चीज़ों का मिक्सर लेते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, हम लोग लेते हैं वाटर प्लस ऑयल, ठीक है। वाटर प्लस ऑयल का हमने यहाँ पर मिक्सचर ले रखा है, ओके। ऑयल को हम लोग कहते हैं कलेक्टर, ओके। कलेक्टर में जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जांपल, पाइन ऑयल, फैटी एसिड मतलब वही आपके ऑयल हो गए, ज़ैंथेट्स ये आपके सिंथेटिक ऑयल्स है, बराबर है। तो ज़ैंथेट्स हो, फैटी एसिड हो, पाइन ऑयल हो, कोई भी ऑयल और वाटर की यहाँ पर आपको मिक्सचर लेनी है। अब स्मार्ट बच्चे जानते हैं ऑयल वाटर के मिक्सचर के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि वो झाग झाग बनाता है। दोनों को आप मिक्स करके उसको स्टर करोगे तो इट विल फॉर्म फ्रोदिंग, इट विल शो फ्रोदिंग, बराबर है। पर फ्रोदिंग के लिए ऑयल वाटर के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है एयर। तो हम लोग ने यहाँ पर एक कॉम्प्रेस्ड एयर जो है वो यहाँ से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। एयर अंदर जाएगा, अंदर ऑलरेडी जो पेडल्स है वो घूम रहे हैं, तो पेडल जब घूमेंगे तो एयर यहाँ पर जो होती है वो पूरा ऑयल वाटर के मिक्सचर को इतना एजिटेट करेगा कि यहाँ पर ना झाग झाग बनने लगते हैं, ठीक है, फ्रोदिंग बनने लगेगा। अभी ये जो फ्रोथ रहेगा ना, ये आपके सल्फाइड ओर को
एडजॉर्ब कर सकता है। आई रिपीट, एडजॉर्ब। बराबर है। आप देखिए यहाँ पर ये एनलार्ज व्यू आपको बताया गया है। एक एयर बबल है और इसके ऊपर किस तरह से जो मिनरल के पार्टिकल है वो अटैच हुए हुए हैं ना, उसके ऊपर वो आप कह सकते क्या हो गए, उसके ऊपर एडजॉर्ब हो गए। तो एडजॉर्ब हुआ वाला जो झाग है, ये पूरा झाग यहाँ पर जमा हो जाता है और इस झाग को यहाँ से आप साइड में जैसे ही वो जमा होता जाएगा उसको आप कलेक्ट करिए, उसको पड़े रहने दीजिए। झाग थोड़ी देर बाद अपने आप बर्स्ट हो जाएगा, मतलब एयर बबल है ना, तो एयर बबल बर्स्ट हो जाएगा और आपको जो और पार्टिकल जो वो सेपरेट होकर मिल जाएंगे। जबकि जो गैंग रहती है वो एडजॉर्ब नहीं हो पाती है, बराबर, क्योंकि वो ऑयल के साथ में मिक्स नहीं होती है ना। जो गैंग है मतलब मिट्टी जो है ये आपके वाटर के साथ में ही यहाँ पर रह जाएगी, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक पार्टिकल विल रिमेन हियर एंड हाइड्रोफोबिक पार्टिकल जो है वो आपके फ्रोथ के साथ में आगे बढ़ते हुए साइड में मतलब चले जाएंगे। इज दैट वेरी मच क्लियर? बराबर है। अच्छा, अभी जो फ्रोदिंग यहाँ पर हो रही है, ये फ्रोदिंग साइड में कलेक्ट होने के बाद में वहाँ पर बस्ट होना चाहिए कि नहीं सर? इधर पड़े पड़े इधर ही बस्ट हो जाने दो। ऑब्वियसली साइड में जाके अगर इधर ही पड़े पड़े वो बस्ट हो जाएगा तो क्या मतलब है फिर, बराबर ना। तो इधर बस्ट ना हो इसके लिए आपको फ्रोथ को स्टेबलाइज भी करना पड़ता है। और फ्रोथ को स्टेबलाइज करने के लिए टाइम बिंग के लिए, ऐसा परमानेंट या सालों साल नहीं चलेगा वो, टाइम बिंग के लिए उसको स्टेबलाइज करने के लिए उसमें डाले जाते हैं स्टेबिलाइज़र, ठीक है। तो नाउ फाइनली मुझे बताइए इस कंटेनर में हमने क्या क्या लिया है। इस कंटेनर में हमने 4 चीज़ें ले ली। सबसे पहला तो हमने क्या ले लिया, पाउडर्ड ओर लिया है, वाटर लिया है, कलेक्टर लिया है और फ्रोथ को स्टेबलाइज करने के लिए स्टेबलाइज़र लिया है। आपको एग्जाम में पूछा था स्टेबलाइज़र के एग्जाम्पल कौन सा है, तो बोला क्रेसॉल है, एनिलीन है। ट्रू फॉल्स में ऐसा भी सवाल आ चुका है कि ज़ैंथिड्स आर यूज्ड एज अ फ्रोथ स्टेबलाइजर, सो दैट इज़ रॉन्ग। ज़ैंथिड इज़ यूज्ड एज अ कलेक्टर, ओके, एंड क्रेसॉल्स आर यूज्ड एज अ फ्रोथ स्टेबलाइजर। द आंसर इज ऑफकोर्स येस, बराबर है। एंड एक बात याद रखिए कि जो आपके और पार्टिकल थे ना वो किसके साथ में चले गए, ऑयल के साथ में चले गए, ठीक है। सो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो कलेक्टर है, जो ऑयल्स है, दे एनहांसेस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ मिनरल पार्टिकल। नॉन वेटेबिलिटी मतलब मिनरल पार्टिकल को पानी में नहीं भीगने देंगे, वो उस झाग के साथ में मतलब फ्रोथ के साथ में वो बाहर आएंगे। इज दैट वेरी मच क्लियर? सो कलेक्टर्स क्या करता है, नॉन वेटेबिलिटी, वेट होना मतलब गीला हो जाना, तो नॉन वेटेबिलिटी ऑफ मिनरल पार्टिकल की कौन करा के देगा, कलेक्टर्स कराएंगे। स्टेबलाइजर क्या कराएगा, फ्रोथ को स्टेबलाइज कराएगा, ठीक है। द मिनरल पार्टिकल बिकम्स वेट बाय ऑयल वेर एज अ गैंग पार्टिकल आर वेटेड बाय वाटर। सो ईजी टू अंडरस्टैंड, इजंट इट? बराबर, इसको अच्छे से एक बार फिर समझ लीजिए क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पर ली है, बराबर, क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पर ली है। पाउडर ओर लिया हुआ है, वाटर लिया हुआ है, कलेक्टर लिया है, स्टेबलाइजर लिया है। और का क्या काम है? नहीं सर, और तो लीजिए ही मत ना, और मत लीजिए ना, हमें कराना क्या है, हमें खाली मजाक करना है। ऑब्वियसली भाई, हमें और कोई तो हमें कॉन्सेंट्रेट करना था, वो तो लेना ही पड़ेगा ना। और वाटर, कलेक्टर और स्टेबलाइजर, और कौन सी, सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड ओर। तो मेरा सवाल है, इधर ही कैलेमाइन चलेगा कि जिंक ब्लेंड चलेगा? ऑफकोर्स जिंक ब्लेंड, क्योंकि जिंक ब्लेंड क्या था, ZnS था ना, तो जिंक ब्लेंड के लिए ये मेथड चल सकती है। अच्छा, दूसरा सवाल, ये मेथड आप किसके लिए यूज़ करोगे, चाल्कोपाइराइट के लिए यूज़ करोगे कि क्यूपराइट के लिए यूज़ करोगे? ऑफकोर्स चाल्कोपाइराइट। क्यों? क्योंकि क्यूपराइट और तो Cu2O था, वो तो ऑक्साइड और है। ये मेथड ऑक्साइड ओर के लिए नहीं है, ये मेथड सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, सल्फाइड ओर, एक्सक्लूसिव, बराबर है, ओनली एंड ओनली फॉर सल्फाइड ओर्स, ओके। चलिए अगला है, हाँ, अभी कभी कभार क्या होता है कि ना दो जो है आपके और जो रहते हैं ना उसके अंदर दो सल्फाइड और अगर एक साथ में, तब क्या करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास में एक और ऐसा जिसमें ZnS और PbS दोनों साथ में पाए जा रहे हैं, तो अगर आप नॉर्मली अगर इसका आप फ्रोथ रोटेशन कराओगे तो ये सल्फाइड वाला बाहर आएगा कि ये सल्फाइड बाहर आएगा? अब दोनों बाहर आएंगे भाई, दोनों ही सल्फाइड है कि नहीं? तो दोनों ही सल्फाइड है, तो दोनों ही जो है फ्रोदिंग होके बाहर आ जाते हैं। अगर आप चाहते हो, क्या चाहते हो, ये चाहते हो कि इसकी फ्रोदिंग के अंदर कोई भी एक ही जन बाहर आए, तो आपको इसके अंदर एक केमिकल डालना होगा जिसे हम कहते हैं डिप्रेसेंट, बराबर है। या तो आप ऑयल वाटर की रेशियो भी एक ऐसी बना सकते हो जिसमें एक पर्टिकुलर के लिए ज़्यादा सूटेबल हो, दूसरे वाले के लिए कम सूटेबल हो, लेकिन ऑयल वाटर की रेशियो से बेहतर मेथड है केमिकल डिप्रेसेंट डालना, ठीक है। तो केमिकल डिप्रेसेंट के तौर पे हम यहाँ पर क्या लेते हैं, NaCl लेते हैं, सोडियम साइनाइड। अभी जो साइनाइड है उसका जिंक के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाने का टेंडेंसी ज़्यादा है,
ये आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर डिटेल में पढ़ोगे, पर तभी के लिए इतना याद रखो कि जिंक हैज़ हायर कॉम्प्लेक्सिंग टेंडेंसी। ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं ना, वो लोग ऐसे भी कॉम्प्लेक्स बनाते ही रहते हैं, ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक वाले। तो NaCN जो है, साइनाइड जो है, इट हैज़ अ वेरी हाई टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद जिंक। तो जब आप सोडियम साइनाइड को एज अ डिप्रेसेंट इसके अंदर डालोगे तो क्या होएगा भाई, इसमें जो आपका जिंक था ना, ये आपका क्या हो जाएगा, साइनाइड के साथ में कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जिसके कारण इसका झाग झाग बनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हैंस इट्स व्हाट यू कॉल कलेक्शन इज प्रिवेंटेड, एंड वेर एज लेड सल्फाइड जो रहेगा वो आपका आसानी से फ्रोदिंग होकर बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से 2 सल्फाइड और अगर रहेंगे तो क्या करना है, डिप्रेसेंट डालना है। डिप्रेसेंट मतलब क्या, जो एक को डिप्रेस करेगा, सप्रेस करेगा, और जो दूसरा रहेगा वो ऑप्रेस हो, मतलब आ जाएगा बाहर। इज दैट क्लियर? ओके, सो ये हो गया आपका क्या, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, बराबर है। अब तीसरा जो है वो है लीचिंग टेक्निक। अरे सर ये तो बॉक्साइट है, सही पकड़े। और लीचिंग टेक्निक ये आपने स्कूल में पढ़ा था। लीचिंग के लिए हम लोग यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, जिसमें आपने पहला जो है ये आपने पढ़ा हुआ है, इसे आप कहते हो बेयर्स प्रोसेस। क्या कहते हो? बेयर्स। क्यों ऐसा बोलते हो? बेयर से पढ़ रहे हो ना, 2 साल से पढ़ रहे हो ना इसके लिए क्या बोलते हैं, बेयर एनीवेज, तो बेयर्स प्रोसेस आप जानते हो कि ये किसके लिए रहता है, एल्यूमिना, है ना। बॉक्साइट ओर में से एल्यूमिना को निकालना रहता है। अब आपकी जो बॉक्साइट ओर है इसके अंदर तरह तरह की इम्प्यूरिटी है। मेन जो रेड बॉक्साइट होता है उसमें कौन सी इम्प्यूरिटी, याद करेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो खास याद रखो। बॉक्साइट में कौन कौन सी इम्प्यूरिटी है, सिलिका है मतलब मिट्टी है, आयरन ऑक्साइड है, और टाइटेनियम ऑक्साइड है। ये आपके बॉक्साइट की जो है मेन इम्प्यूरिटीज़ है। कौन सी इम्प्यूरिटीज़ है, सिलिका, आयरन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड। उसमें जो मेन इम्प्यूरिटी रहता है वो सिलिका है। आयरन ऑक्साइड अगर ज़्यादा रहेगा तो ये रेड वेराइटी बन जाता है, और आयरन ऑक्साइड अगर कम रहेगा तो उसको हम कहते हैं वाइट वेराइटी ऑफ बॉक्साइट, ठीक है। और TiO2 की भी थोड़ी इम्प्यूरिटी उसमें प्रेजेंट रहती है। तो मेन इम्प्यूरिटी किसकी है इसमें, आयरन एंड सिलिका। तो अभी इसको हम कैसे अलग करें, तो इसको अलग करने के लिए हमने क्या किया, कुछ तो हमें सोचना पड़ेगा ना। अगर मान लीजिए उसको खाली पानी से वॉश कर दिया तो ये अलग नहीं होने वाले हैं। और आयरन ऑक्साइड अगर मान लीजिए आपने मैग्नेटिक सेपरेटर से थोड़ा बहुत अलग किया भी, तो भी सिलिका और टाइटेनियम उसमें से अलग नहीं हो पाएंगे। खाली पानी से वॉश करके भी इसका मतलब नहीं है। तो हमने इसके लिए क्या सोचा कि हमें यहाँ पर कोई ना कोई केमिकल ट्रीटमेंट करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो जब भी आप कोई केमिकल ट्रीटमेंट करते हो तो उसको हम कहते हैं लीचिंग। लीचिंग शब्द का एक्चुअल मतलब क्या होता है, लीचिंग शब्द का एक्चुअल मतलब होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्युबल मटेरियल फ्रॉम इनसॉल्युबल सॉलिड यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट। वाओ सर, अपनी भाषा में ज़रा बता दीजिए। अभी देखो मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मुझे बताइए कि आपने चाय पिया है कभी? चाय ऑफ कोर्स पिया है, बराबर है। तो जो चाय रहता है ना, उसमें जो चाय पत्ती है, बराबर, वो हम लोग को पूरा चाहिए क्या? हम लोग चाय पत्ती पूरा खा जाते हैं क्या? ऑब्वियसली नहीं। हम क्या करते हैं, हम चाय बनाने के लिए सबसे पहले एक टोप में केरोसिन लेते हैं, उसके अंदर चाय पत्ती डालते हैं। अरे 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 सर 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 क्या बोल रहे हो, क्या क्या हुआ? अरे केरोसिन, हम आपके घर पे मेहमान बन के सर कभी नहीं आएंगे, क्या पता आपने ये वाली चाय पिला दी तो नहीं नहीं, जोक अपार्ट, ऑब्वियसली व्हाट यू विल बी यूजिंग, वाटर। वाटर हम लोग लेते हैं, उसके अंदर हम लोग चाय पत्ती डालते हैं। तो चाय पत्ती जो रहते हैं, जो टी लीव्स रहते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे एक्टिव्स है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। तो जब आप पानी के साथ में उसको गर्म करते हो तो पानी क्या करता है, उसमें से उस जो इम्पॉर्टेंट एक्टिव रहता है उसको वो बाहर निकालता है, बाहर खींच के निकालता है, बराबर। आपका वाटर का कलर चेंज हो जाता है, चाय बन जाता है, आप उसको फ़िल्टर कर लेते हो, फ़िल्टर करके जो भी फिल्ट्रेट है उसको फेंक देते हो, और जो बचा उसको खा लेते हो। वाह सर वाह ऑब्वियसली फिल्ट्रेट हमारे काम का रहता है, और जो बाकी जो सॉलिड बचा है वो हमारे काम का नहीं है। तो सर इसमें लीचिंग कहाँ से आ गया बीच में? अरे यही तो लीचिंग है। आपने चाय पत्ती के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिव थे जिसे आपने एक्सट्रैक्ट किया विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल सॉल्वेंट विच इज़ वाटर एंड नॉट केरोसिन, राइट। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ, अभी ध्यान से आप डेफिनेशन सुन लीजिए आपको, और चाय को विजुलाइज करें, समझ में आ जाएगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ सोल्यूबल मटेरियल फ्रॉम इनसॉल्युबल सॉलिड यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट, है ना। चाय पत्ती आपका इनसॉल्युबल सॉलिड था, उसमें से हमने जो भी एक्टिव थे उसको एक्सट्रैक्ट किया विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल सॉल्वेंट, इसी को क्या कहते हैं, लीचिंग, बराबर है। अब यहाँ पर हमारे सामने जो एम है वो है बॉक्साइट को लेकर, और बॉक्साइट के अंदर हमारे पास में मेन इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर
आयन ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड, सिलिका, ये सब इम्प्योरिटी है। तो उसको हम कैसे दूर करेंगे? तो उसको दूर करने के लिए हमने क्या सोचा, हमने जो सुटेबल सॉल्वेंट लेना है वो है बेस। अब ये बेस को आपको NaOH लेना है। सर ये आपको सपना कैसे आया? सपना ऐसे आया क्योंकि हम लोग एल्यूमिनियम के बारे में ख़ास बात जानते हैं। देखो आप ये जानते हो, एक बेसिक फंडामेंटल अगर नहीं जानते हो तो याद कर लीजिए, MbA मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, रिएक्ट्स विद एसिड। MbA मेटल ऑक्साइड्स आर, MbA का मतलब है M मतलब मेटल, मेटल ऑक्साइड, B मतलब बेसिक होते हैं, A मतलब एसिड से रिएक्ट करते हैं। MbA मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, एसिड से रिएक्ट करते हैं। अब अगर आप चाहते हो, क्या चाहते हो, ये चाहते हो कि ये रिएक्ट करें तो आप एसिड डाल दीजिए। अगर मान लीजिए मैंने एसिड डाल दिया तो एसिड डालने पर कौन रिएक्ट करेगा? क्या एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा? करेगा, वो मेटल है। क्या आयन ऑक्साइड रिएक्ट करेगा? करेगा, वो भी मेटल है। टाइटेनियम रिएक्ट करेगा? करेगा, वो भी मेटल है। तो सब रिएक्ट करेंगे तो फिर मेरे को अलग किसको करना है भाई, है ना? तो सब थोड़ी ना रिएक्ट होने चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि हमारा जो मेन पर्पस है, ये पूरे बॉक्साइड में से हमको बाहर किसको निकालना है? हमें Al2O3 को निकालना है। हैं सर वो तो इसमें है ही नहीं। क्या है ही नहीं? अरे झालरो, ये तो इम्प्योरिटीज़ मैंने लिखी हुई है। Al2O3 तो रहेगा ही ना मेन, वो नहीं रहेगा तो हम लोग क्या है इधर टाइम पास सोरो कर रहे हैं, चपड़ गंजूस। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया, NaOH यूज़ करने का। क्यों? क्योंकि मेटल के ऑक्साइड तो बेसिक है और वो एसिड्स डालेंगे तो सब रिएक्ट करेंगे, एल्यूमिनियम भी आ जाएगा, टाइटेनियम भी आ जाएगा, आयन भी, सब कूद पड़ेंगे। तो हमने इसके लिए यहाँ पर जो लॉजिक लगाया वो है NaOH। और वो लॉजिक हमने इसके लिए लगाया क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि एल्यूमिना जो है, Al2O3 जो है, ये आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और इसी प्रिंसिपल का हमने यहाँ पर लाभ उठाया, फ़ायदा उठाया कि जो आपका NaOH है वो Al2O3 से तो रिएक्ट करेगा क्योंकि वो एम्फोटेरिक है, लेकिन आयन ऑक्साइड तो एम्फोटेरिक नहीं है, वो तो बेसिक है। टाइटेनियम ऑक्साइड तो एम्फोटेरिक नहीं है, वो तो बेसिक है। तो जो बेसिक है वो बेस से रिएक्ट कैसे करेगा? नहीं करेगा, वो तो सिर्फ एसिड से ही रिएक्ट करेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये जो मेन आपका कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेशन में इसको ला दिया हमने। तो NaOH से हम इसको रिएक्ट कराएंगे। तो और कितना टेम्परेचर है उसको 473 टू 523 केल्विन तक गर्म करना है, 35 टू 36 बार प्रेशर। और इसको एक टैंक में किया जाता है, उस टैंक को हम डाइजेस्टर टैंक कहते हैं, ऐसा आप स्कूल में पढ़ते थे, बराबर? क्योंकि ओर डाइजेस्ट हो रही है। ओर डाइजेस्ट होने का मतलब क्या होता है कि ओर में से आपको जो चीज़ें चाहिए वो आपने निकाल ली और जो नहीं चाहिए वो आपने छोड़ दिया। इज़ दैट क्लियर? तो आप देखोगे, क्या देखोगे कि Al2O3 जो है वो NaOH से रिएक्ट करेगा और उसका बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बन जाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट। आज सोडियम एल्यूमिनेट बन गया, लेकिन और आप ये जो रहता है ये सॉल्यूबल है, बराबर है? आप सॉल्यूबल है, इसको आप फिल्टर कर लीजिए। फिल्टर कर लिया तो बाकी को जो आपकी आयन ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड की जो इम्प्योरिटी थी वो आपकी ऐसे ही रह जाएगी अनरिएक्टेड। तो अनरिएक्टेड उसको साइड में कर लीजिए, उसका दूसरा यूज़ रहता है, उसको साइड में यूज़ कीजिए। अभी जो मेन आपके पास में फिल्ट्रेट बचा है उसके अंदर आपका एल्यूमिनियम आ चुका है। लेकिन सवाल ये आता है कि सर, ओ सर, मेरे को तो एल्यूमिनियम चाहिए था ना, ये तो आपने मेरे को सोडियम एल्यूमिनेट दे दिया। सोडियम एल्यूमिनेट का क्या मैं अचार बनाऊं? मेरे को तो Al2O3 चाहिए था ना। तो अभी इसका हमारे पास में क्या रास्ता है कि NaAlOH4, ये जो हमें सोल्यूशन यहाँ पर मिला हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, अभी एसिडिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो वो NaOH से रिएक्ट करेगा ना, तो उसका बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट और आपको Al2O3 आपका मिल जाएगा। लेकिन ये Al2O3 अभी भी एक्वस मीडियम में है, भले सॉलिडिफाइड है लेकिन जेल फॉर्म में रहता है, बराबर है? और इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अभी भी जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इस Al2O3 को साइड में लेते हैं, आ बेटा, और इसको हम क्या करते हैं, हिट करते हैं। क्या करते हैं? हिट करते हैं। कितना? 1470 केल्विन। तो आप उसको ऐसा ही कहते हैं कि रेड हीट किया जाता है उसको। तो जब उसको हाइड्रेटेड एल्यूमिना को जब हम हीट करते हैं, हाइड्रेटेड एल्यूमिना ये क्या है सर? अरे एल्यूमिना मतलब Al2O3 और हाइड्रेटेड मतलब वाटर है, समझा? सर ऐसा बीच बीच में चिल्लाओ मत। ओके, तो ये हाइड्रेटेड एल्यूमिना हमने लिया और इसको हमने गर्म किया। तो क्या हो जाएगा? वाटर अलग हो जाएगा और Al2O3 अलग हो जाएगा। तो मिल गया आपको Al2O3 फाइनली, बराबर? सर क्या मज़ा आया, शुरू में आपने Al2O3 लिया, फाइनली भी आपको Al2O3 मिला। और झालर, ये Al2O3 के साथ में मिट्टी, पत्थर, कंकड़ सब था।
अभी आपके पास में सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिना है, बाकी कचरा साइड हो चुका है, बराबर है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा मज़ेदार प्रश्न आता है कि सर अब मैं कब से सुन रहा हूँ, आप अंडरलाइन भी आयरन ऑक्साइड को कर रहे हो, टाइटेनियम ऑक्साइड को कर रहे हो, सिलिका की तो आप बात ही नहीं कर रहे हो, हैं। तो जवाब बड़ा आसान है कि सिलिका जो है ना, एक्चुअली सिलिका इज़ एसिडिक ऑक्साइड। हाँ, फिर तो सर वो भी बेस से रिएक्ट कर लेगा। जी हाँ, यस। तो आपने ये जो रिएक्शन देख रहे हो ना कि एल्यूमिना ने NaOH से रिएक्ट किया, असल में साइड में यहाँ पर एक और रिएक्शन हो रही है। और वो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक और रिएक्शन क्या हो रहा है कि सिलिका है वो NaOH से रिएक्ट करता है और उससे बनता है सोडियम सिलिकेट। क्या बनता है? सोडियम सिलिकेट। लेकिन सोडियम सिलिकेट जो रहता है ना, उसकी मज़े की बात क्या है, जब आप उसको फ़िल्टर करोगे तो फ़िल्टरेट में भी आपके साथ में आता है, इसके साथ में फ़िल्टर भी हो जाता है, सोडियम एल्यूमिनेट के साथ फ़िल्टरेट में भी अपने साथ आता है। लेकिन जब आप ये कार्बन डाइऑक्साइड डाल के उसे न्यूट्रलाइज़ करते हो ना, तब सिर्फ एल्यूमिनियम वाला जो ऑक्साइड है वही न्यूट्रलाइज़ होता है और आपका जो सोडियम सिलिकेट है वो सोल्यूशन के अंदर ही रह जाता है। तो Al2O3 मैंने आपको पहले भी कहा, जेल की तरह नीचे प्रेसिपिटेट होता है और उसको हम फिल्टर कर लेते हैं और इस हाइड्रेटेड एल्यूमिना को गर्म किया जाता है। ठीक है, तो मैं प्रोसेस एक बार फिर से बोल देता हूँ, बड़ा ही आसान प्रोसेस है। आप इसको है ना सिंपल 3 स्टेप में याद कर लीजिए। 1 2 3, 1 2 3 चा 1 2 3 चा। पहले क्या करना है, पहले लेना है एल्यूमिना, मतलब बॉक्साइट और लेना है, सॉरी। तो बॉक्साइट के अंदर उसमें क्या डालेंगे हम लोग, NaOH डालेंगे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे। इससे क्या होगा, ओर की डाइजेशन होगी, आयरन ऑक्साइड टाइटेनियम ऑक्साइड बच जाएगा, उसको फिल्टर करके साइड कर लो। एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिना जो है Al2O3 और सिलिका, ये दोनों ही NaOH से रिएक्ट करके हमारे स्टेप 2 में पहुँच चुके हैं, बराबर है। और स्टेप 2 में हमने क्या डाला, कार्बन डाइऑक्साइड डाला। कार्बन डाइऑक्साइड डालने पर क्या हुआ, आपको Al2O3 मिल गया, बराबर। Al2O3 सॉलिड मिल गया और सिलिकेट है वो वैसे ही रह जाएगा सोल्यूशन में, फ़िल्टर मार लीजिए और जो Al2O3 मिला उसको थर्ड स्टेप में गर्म कर लीजिए। कितना आसान है, बराबर है कि नहीं। इसको थर्ड स्टेप में आप गर्म कर लीजिए, इसको भी गर्म करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, Al2O3। तो सिंपल से 3 स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। पहले स्टेप में क्या करोगे, बॉक्साइट में से एल्यूमिनिया और सिलिका NaOH से रिएक्ट करके आएंगे आगे। दूसरे स्टेप में क्या होगा, सोडियम सिलिकेट और एल्यूमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट, इन दोनों को आपने कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट किया तो Al2O3 का प्रेसिपिटेट हुआ, सोडियम सिलिकेट को कुछ नहीं हुआ। फिल्टर कर लीजिए और आपके पास में जो अभी Al2O3 मिला है आपको हाइड्रेटेड एल्यूमिना, इसको गर्म कर दीजिए, वाटर उड़ जाएगा, एल्यूमिना बच जाएगा। ओके, इस प्रोसेस को याद कर लीजिए। अगले क्लास में मैं वापस इसको लेने वाला हूँ, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इसका नाम है बेयर्स प्रोसेस। क्या नाम है, बेयर्स प्रोसेस। अच्छा, एक मज़े की बात बताता हूँ। बेयर्स प्रोसेस में जो है आपने NaOH यूज़ किया है, ठीक है ना, NaOH यूज़ किया। अगर आप NaOH की जगह पे Na2CO3 यूज़ करते हो, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप Na2CO3 यूज़ करते हो तो इसे आप कहते हो हॉल्स प्रोसेस। क्या कहोगे, हॉल्स प्रोसेस। रिएक्शन वही होना है। देखो बच्चों, NaOH डालो कि Na2CO3 डालो, डाल तो मलकल ही रहे भाई, है कि नहीं। तो आप उसके अंदर जो है NaOH की जगह अगर Na2CO3 डालोगे तो उसको आप कहोगे हॉल्स प्रोसेस। NaOH डालोगे तो क्या कहोगे, बेयर्स प्रोसेस। और एक और है वाइट बॉक्साइट। मैंने आपसे कहा था वाइट बॉक्साइट जो रहता है ना, उसमें आयरन ऑक्साइड की कमी है, मतलब उसमें आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी नहीं रहती है ज़्यादा, बराबर है। तो वहाँ हमारा NaOH का आना ज़रूरी नहीं है इतना। हम लोग वहाँ पर जो एक्सट्रैक्शन कराते हैं वो नाइट्रोजन गैस की मदद से कराते हैं। ओके, पहले जो Al2O3 रहता है वो नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा, उससे बनेगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ALN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनेगा। और एल्यूमिनियम नाइट्राइड जो रहेगा इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है। हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होएगा, Al का बन जाएगा AlOH थ्राइस और N का बन जाएगा अमोनिया। इस अमोनिया को साइड में लेके वापस डिकम्पोज करके आप नाइट्रोजन पा सकते हो। तो जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला इसको गर्म करोगे, इसको अगर आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करोगे तो आपको Al2O3 मिल जाएगा। ये प्रोसेस जो है इसका नाम है सरपेक्स प्रोसेस। क्या नाम है, सरपेक। अरे वाह, सरपेक, बराबर। सरपेक्स प्रोसेस, इसमें नट्टू गैस की मदद ली जाती है। लेकिन सरपेक किसके लिए है, वाइट बॉक्साइड के लिए है। रेड बॉक्साइड के लिए क्या लोगे आप, रेड बॉक्साइड के लिए या तो आप बेयर्स प्रोसेस लीजिए या तो आप हॉल्स प्रोसेस लीजिए। इज़ दैट वेरी मच क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया आपका लीचिंग टेक्निक। लीचिंग क्यों कहा समझ में आ गया ना, पूरे के पूरे बॉक्साइड में से हमने फाइनली Al2O3 को निकाल लिया, ठीक है, बाकी सब कचरा साइड में हो गया। तो ये केमिकल ट्रीटमेंट है, लीचिंग प्रोसेस हो गई। इज़ दैट क्लियर।
इम्पॉर्टेंट है, इस पे सवाल आते हैं। अभी अगला, इस पे तो कई बार सवाल आया है, इसको तो आप अभी के लिए रट ही लीजिए। ये है गोल्ड का एक्सट्रैक्शन, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर जैसे जो नोबल मेटल्स है, नोबल मेटल पता है ना, ये आमतौर पे नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में रहते हैं। इसका मतलब वो किसी से कंबाइंड नहीं है, लेकिन वो मिक्सचर में तो रहेंगे ना, उसमें और कचरा तो दूसरा रहेगा ही ना, ऑब्वियसली, है कि नहीं। तो इसको, उस कचरे को उसमें से अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, ये यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर हमको लेना होता है मेटल सबसे पहले तो, ओके। आप पहले रिएक्शन पे ध्यान दीजिए, बाकी बाद में हम पढ़ेंगे। मेटल लेते हैं हम लोग, इस मेटल को हम लोग सोडियम साइनाइड सोल्यूशन से ट्रीट करेंगे, एक्वस सोडियम साइनाइड, इससे ट्रीट किया जाता है। और इससे क्या हो जाता है कि मेटल और साइनाइड का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और ये इस तरह से बनेगा, बराबर। गोल्ड और सिल्वर आमतौर पे वैलेंसी +1 में होते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि आप ये नहीं जानते हो एज ऑफ नाउ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप ये जानोगे कि जिसकी वैलेंसी 1 होती है ना, वो दो लोगों से जुड़ता है। हैं सर, वैलेंसी 1 रहती है वो तो एक से ही जुड़ेगा ना, ये तो एक प्राइमरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट है। देयर इज समथिंग कॉल्ड सेकेंडरी वैलेंसी। अभी के लिए आप इसको इग्नोर करो। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जिसकी वैलेंसी 1 है वो 2 लोग से जुड़ेगा, इतना याद रख लो। तो सर जिसकी वैलेंसी 2 रहेगी, वो मान लीजिए जिंक है, इसकी वैलेंसी 2 है, तो देखो यहाँ पर वो 4 साइनाइड से जुड़ा है ना। ऐसा क्यों? लेकिन अरे वही तो डिटेल है ना, वो तो मज़े की बात है, वो तो डिटेल कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन में। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए कि मेटल और साइनाइड की क्या बन गई, कॉम्प्लेक्स MCN ट्वाइस। एम बोले तो Ag भी चलेगा, Au भी चलेगा, ठीक है ना। तो गोल्ड या सिल्वर आपने लिया है और उसका आपने साइनाइड प्रोसेस आप करा रहे हो, इस मेथड का नाम साइनाइड प्रोसेस भी इसको कहते हैं। तो साइनाइड के साथ में जब आपने इसको ट्रीटमेंट करा, एक्वस सोडियम साइनाइड, तो इसका आपका बन गया MCN2 कॉम्प्लेक्स बन गया। अब मजे की बात देखो, पहले मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 थी, अब ये +1 में आ रही है। तो ये स्टेप है ना, असल में ऑक्सीडेशन वाली स्टेप है ना, मतलब मेटल के रिस्पेक्ट में ये ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन में क्या था, आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज़ किया है, ये आपको एग्जाम में पूछा गया था। लो कर लो बात कि विच इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड इन द साइनाइड प्रोसेस। तो साइनाइड प्रोसेस में ऑक्सीजन इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। O2 इटसेल्फ, एयर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो O2 जो है ये खुद रिड्यूस होगा और मेटल को ऑक्सीडाइज करके MCN2 कॉम्प्लेक्स बना है। इस MCN2 कॉम्प्लेक्स के अंदर हम क्या डालेंगे, मोर रिएक्टिव मेटल, जैसे कि जिंक या मैग्नीशियम। तो जिंक क्या करेगा, जिंक एज अ मोर पावर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। तो जिंक है वो इसमें अंदर घुस जाएगा और मेटल को साइड में निकाल देगा। तो मेटल आपका प्रेसिपिटेट हो गया और ये जिंक साइनो कॉम्प्लेक्स हो गया। तो बोलेगा सर इसमें क्या मज़ा आया, मतलब क्या मज़ा आया, मतलब क्या मज़ा आया सर, मज़ा क्या है, मतलब आपको पहले भी आपने मेटल लिया था, बाद में भी आपको मेटल ही मिल रहा है। तो अरे भाई वो वाला मेटल इम्प्योर था, ये वाला प्योर है। सर वहाँ 4 मिला, इधर 2 ही क्यों मिला? अरे भाई वो इधर 4 कॉम्प्लेक्स बना है, मैंने इधर 2 ही कॉम्प्लेक्स यूज़ किया, आप इसको × 2 कर दीजिए तो ये भी आपको 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस को एक बार आप फिर से एक बार देख लीजिए अच्छे से, खास पहले मेटल और साइनाइड का कॉम्प्लेक्स बनेगा और वो भी ये 4 2 8 ऐसे करके आप याद रख लीजिए। इसकी बैलेंसिंग भी पूछी गई है ना, 4 2 8 एंड 4 and 4 8 मैं मजाक कर रहा हूँ, आप चाहिए तो पूरी प्रॉपर बैलेंसिंग कीजिए, बराबर। लेकिन याद रखिए क्योंकि बैलेंसिंग भी, इसकी स्टोइशियोमेट्री भी एग्जाम में कई बार आ चुकी है, तो इस रिएक्शन को अच्छे से याद करिए। पहले स्टेप में क्या करोगे, पहले स्टेप में आपको इम्प्योर गोल्ड या इम्प्योर सिल्वर लेना है, इसको आपने सोडियम साइनाइड एक्वस सोल्यूशन से ट्रीट करना है इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर, जिससे मेटल साइनाइड कॉम्प्लेक्स बनेगा। और फिर मेटल साइनाइड कॉम्प्लेक्स को आप जिंक जैसे रिएक्टिव मेटल से जब रिएक्ट कराएंगे तो जिंक क्या करेगा, उस मेटल को डिस्प्लेस करके खुद अंदर चला जाएगा। तो ये हो गया आपका लीचिंग। तो यहाँ पर भी हमने देखा इम्प्योर वाला जो हमारे पास में गोल्ड था, इसमें से प्योर गोल्ड हम लोग यहाँ से लीच आउट कर लेंगे और बाकी इम्प्योरिटीज़ पीछे पड़ी रह जाएगी। इस मेथड को हाइड्रो मेटालर्जी भी कहते हैं, हाइड्रो मेटालर्जी, याद रखिए हाइड्रो मेटालर्जी। क्या कहेंगे इसको, हाइड्रो मेटालर्जी। अभी थोड़ी देर में फिर से रिपीट होने वाला है, तो इसे याद करिए आप, क्या कहेंगे इसको हम लोग, हाइड्रो मेटालर्जी, बराबर है। अभी हाइड्रो मेटालर्जी इसको हम कहते हैं, साइनाइड प्रोसेस भी कहते हैं, मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस, मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस या मैक आर्थर साइनाइड प्रोसेस भी कहते हैं, इसका नाम है सब, ठीक है। तो सर ये सब कहते हैं तो इसको लीचिंग भी कहते हैं क्या? यस इसको लीचिंग भी कह सकते हो और मैक आर्थर साइनाइड प्रोसेस भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया लीचिंग।
अभी लीचिंग के बाद में क्या करेंगे हम लोग, रोस्टिंग करवाएंगे। क्या करवाएंगे, अभी हमारे मतलब ये सारा जो हमारा कॉन्सेंट्रेट हो गया, और कॉन्सेंट्रेट करने के मैंने आपको चारों मेथड बढ़ा दिए। अभी और कॉन्सेंट्रेट हो चुकी है, कचरा सारा निकल चुका है, अब आपके पास में और मिल गई है। लेकिन अगर और जो है वो आपकी ऑक्साइड है तो आप उसका सीधा रिडक्शन भले करा दीजिए। लेकिन अगर आपकी जो ओर है वो ऑक्साइड नहीं है, अगर आपकी जो ओर है वो ऑक्साइड नहीं है, तो पहले उसे आपको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होगा। अगर आपकी ओर ऑक्साइड नहीं है तो पहले उसे आपको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होगा। ऐसा क्यों सर, वो मैं आपको उसके थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल्स है वो मैं सिखाऊंगा। अभी के लिए आप याद करिए कि उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो पहला जो हमारे पास में यहाँ पर ऑप्शन हम देखने जा रहे हैं वो है रोस्टिंग। रोस्टिंग अब कब कराते हैं, बराबर है, ये आजकल वो जो यूट्यूब पे चलते हैं वैसे वाले रोस्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ जो रोस्टिंग की हम बात कर रहे हैं वो है सल्फाइड के रोस्टिंग की बात है, बराबर है। तो सल्फाइड को हम साइड में लेंगे, बेटा, ठीक है, और उसको ऑक्सीडाइज करा देंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर। ये एक फर्नेस है, फर्नेस मतलब भट्टी, इसका इस्तेमाल होता है रोस्टिंग के लिए। ये डायग्राम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको तो थियरी में ही एग्जाम में है ही नहीं, तो आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रिवर्बरेटरी फर्नेस इसको हम बोलते हैं। इस फर्नेस के अंदर जिंक सल्फाइड ओर को शेकने का, उसको रोस्ट करने का। जब इसको रोस्ट करेंगे तो क्या होगा, सल्फाइड का क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा, और एस और ओ का क्या हो जाएगा, SO2 उड़ जाएगा, ठीक है, बराबर है। और सभी के अंदर देखो लेड सल्फाइड का नाम पता है आपको क्या है, गैलेना। ये आप नाम याद रखें, गैलेना। जिंक सल्फाइड का तो आप जानते हो जिंक ब्लेंड है ना। कॉपर सल्फाइड रहेगा, इसको हम कहते हैं कॉपर ग्लैंस। क्या कहते हैं, कॉपर ग्लैंस, ओके। या तो क्यूप्राइट, और भी इसको नहीं, क्यूप्राइट तो Cu2 है, हाँ वही कहेंगे ना अभी, इसको आप कॉपर ग्लैंस ही कहेंगे, ओके। फिर भी एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, यस कॉपर ग्लैंस, ओके। नाउ तो गैलेना हो या फिर इवन आयन पायराइट जो हमने देखा था FeS2, इफ़ यू रिमेंबर, है ना, फुल्स गोल्ड वाला, याद आया कुछ, हाँ। तो उसको भी आप है ना क्या करोगे, आप ऑक्सीडाइज करोगे एयर की मदद से। तो एयर से जब आप इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, सल्फाइड का क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा। सल्फाइड ओर विल बिकम व्हाट, ऑक्साइड ओर। ये सबसे महत्वपूर्ण हमारा अंडरस्टैंडिंग है। रोस्टिंग करने पर क्या हुआ, तो बोला रोस्ट करने पर सल्फाइड का ऑक्साइड बना, रोस्ट करने पर सल्फाइड का ऑक्साइड बना, बराबर है। और क्या मज़ा आता है इसमें, तो बोलता है और भी इसके अंदर जो और भी ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी है, या फॉस्फरस है, आर्सेनिक है, इस तरह की इम्प्यूरिटी सल्फाइड ओर में अक्सर पाई जाती है। कौन सी इम्प्यूरिटी, फॉस्फरस और आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फरस आर्सेनिक एंटीमनी, ये इम्प्यूरिटी सल्फाइड ओर में कॉमनली पाई जाती है। तो उनको जब आप ऑक्सीडाइज करते हो ना, तो फॉस्फरस का बन जाएगा P2O5, आर्सेनिक का बन जाएगा AS2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड, और एंटीमनी का भी बन जाएगा एंटीमनी ऑक्साइड। और सारे ऑक्साइड वॉलेटाइल होते हैं, वॉलेटाइल मतलब उड़ जाते हैं, तो SO2 के साथ में सब उड़ जाएंगे और आपको फाइनली क्या मिलेगा, ऑक्साइड ओर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ऑक्साइड ओर। तो ये हो गया आपका रोस्टिंग। मैं फिर से बोलता हूँ, रोस्टिंग करके क्या मज़ा आया, तो बोला रोस्टिंग में 3 बार मज़ा आता है। क्या बोला, रोस्टिंग में 3 बार मज़ा आता है। पहला, मॉइस्चर उड़ जाता है। दूसरा, सल्फाइड बिकम्स ऑक्साइड, सल्फाइड बिकम्स ऑक्साइड। और तीसरा, जो इम्प्यूरिटी है, इम्प्यूरिटी लाइक फॉस्फरस आर्सेनिक एंटीमनी, वॉलेटाइल ऑक्साइड बन के उड़ जाते हैं। क्या बन के उड़ जाते हैं, वॉलेटाइल ऑक्साइड बन के उड़ जाते हैं, करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बन के वो उड़ जाएगा। नहीं याद रहेगा तो यार फाइनली इतना याद रखो कि रोस्टिंग सल्फाइड ओर का किया जाएगा। रोस्टिंग के लिए आपको एक्सेस ऑफ एयर की ज़रूरत है, एयर के बिना ऑक्सीडेशन नहीं करा सकते। पहला क्या बताया, रोस्टिंग सल्फाइड ओर का किया जाएगा। दूसरा, एक्सेस एयर की रिक्वायरमेंट है। तीसरा, सल्फाइड और ऑक्साइड बन जाएगा। ये हो गया आपका रोस्टिंग। ये 3 पॉइंट याद रख लीजिए, डन। अगला है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन हम कब कराते हैं, तो बोला कैल्सिनेशन हम तब कराते हैं जब ये ओर जो है आपका वो कार्बोनेट फॉर्म में रहेगा या हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा। आई रिपीट, या तो कार्बोनेट फॉर्म या तो हाइड्रेटेड फॉर्म। तो यहाँ पर हमने लिया है Fe2O3.XH2, ये आपका लिमोनाइट है। क्या है ये, लिमोनाइट। ये ओर के नाम याद करते जाइए, ये सब आपके एग्जाम में आते हैं। ओर के नाम सिंपली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एकदम लल्लू पंजू चपड़ गंजू क्वेश्चन, कोई दिमाग लगाना नहीं है। बाकी ऐसे ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ आपको बॉल को यहाँ फेंका, वो किया इतना कूदका मारना पड़ता है। इधर आपको कोई उड्या मारण्याची गरज नाही। इथे फक्त तुम्ही नाम याद कर लीजिए और आपको सीधे सीधे कैश मार्क्स, बराबर है। खाली नाम याद करके रिविजन करने की देर, बस। कोई दिमाग लगाना नहीं है इसमें, बराबर है।
तो इसका नाम है लिमोनाइट। जिंक कार्बोनेट, इसको हम कहते थे कैलामाइन, बराबर है। और कैल्शियम कार्बोनेट आपका लाइमस्टोन होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट और MgCO3 जब दोनों साथ में रहेंगे ना, दोनों दो जब साथ में रहेंगे तो इसको हम कहते हैं डोलोमाइट। क्या कहते हैं? डोलोमाइट। दो ओके, दो बराबर है। दो रहेगा ना, इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट भी है और कैल्शियम कार्बोनेट भी है। तो क्या करना होता है, कैल्सिनेशन में आप हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हो, लेकिन मज़े की बात, यहाँ पर एक्सेस एयर लेना नहीं है। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि रोस्टिंग के अंदर आपको एक्सेस एयर की ज़रूरत होती है, जबकि कैल्सिनेशन के अंदर आप मिनिमम एयर यूज़ करते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपके जो आयन ऑक्साइड है ये आपका सेपरेट हो गया, वाटर अलग हो गया, जिंक कार्बोनेट का ZNO बन गया, CO2 उड़ गया, और काको3 और MgCO3 में का भी डिकम्पोजिशन हो रहा है। और इससे क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का काओ बन गया है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का MgO बन गया, ऑक्साइड बन गया, और जो CO2 था वो उड़ गया। है ना आसान? तो ये तो बचपन से आप जानते हो, काको3 को आप ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, काओ NCO2 CO प्लस CO2। सेम यहाँ पर MgCO3 भी है तो MgO और CO2 उसका भी आ गया। है ना आसान? तो इसको हम क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। क्या कहते हैं? कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की क्या फ़र्क है? रोस्टिंग इज कंडक्टेड इन द एक्सेस ऑफ एयर, जबकि कैल्सिनेशन है तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करता है, कैल्सिनेशन क्या करता है, कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, या हाइड्रेटेड ओर को डिहाइड्रेट करता है। यहाँ पर इवॉल्व गैसेस में मेनली CO2 रहता है, यहाँ पर इवॉल्व गैसेस इज मेनली CO2, अरे यहाँ पर SO2 सॉरी माय मिस्टेक। ओके, तो रोस्टिंग में SO2 उड़ता है, कैल्सिनेशन में CO2 उड़ता है। क्या रोस्टिंग कैल्सिनेशन कंपलसरी है? नहीं, एज पर द नीड, ज़रूरत के हिसाब से। अब जो भी किया आपको, अभी आपको ऑक्साइड और मिल चुका है। अब जो मैं जो बात कर रहा हूँ ना, बड़ी मज़े की, ये इस चैप्टर का सेंट्रल कॉन्सेप्ट, और इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड लेक्चर भी लेने वाला हूँ। लेकिन उस डिटेल्ड लेक्चर के लिए एक थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल का हम इस्तेमाल करेंगे। थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल को फिलहाल के लिए गोली मारो, और मेरी जो बात कह रहा हूँ उसको एकदम कान खोलकर सुन लीजिए, बराबर है? तो सर कान खोलकर मतलब हेडफोन निकाल दे क्या? अरे ऐसा नहीं, चलो कान बंद रख के ही सुनो बस। मेटल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मेटल कितने प्रकार, 3 प्रकार के मेटल कौन से हैं? हाईली रिएक्टिव मेटल, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, अब जब ये मैं कहता हूँ कि मेटल हाईली रिएक्टिव है तो इससे क्या मतलब होता है? इससे मतलब ये होता है कि वो नेचर में अकेले नहीं पाए जाएंगे, बराबर है? वो किसी ना किसी से ज़रूर जुड़े होंगे। क्यों? क्योंकि वो रिएक्टिव मेटल है, वो किसी ना किसी से जुड़े रहेंगे, बराबर है? आमतौर पे ये लोग क्लोराइड्स और ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, मेनली क्लोराइड्स, हैलाइड्स। जैसे कि सोडियम आप जानते हो हाईली रिएक्टिव है, पोटेशियम रिएक्टिव है, मैग्नीशियम रिएक्टिव है। तो ये नेचर में कैसे पाए जाते हैं? हाँ, NaCl, MgCl2, KCl। तो जनरली ये लोग क्लोराइड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। दूसरे जो होते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, तो जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो ऑक्साइड और सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं अक्सर। और जो लीस्ट रिएक्टिव है, या तो वो सल्फाइड के फॉर्म में रहेंगे, या तो फ्री स्टेट में रहेंगे, मतलब किसी से जुड़े ही नहीं होंगे। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे लीस्ट रिएक्टिव। अब इसमें से जो हाईली रिएक्टिव वाले हैं, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये अपने जो काउंटर आयन है, काउंटर आयन मतलब जो जोड़ीदार है, उससे इतने स्ट्रांगली जुड़े रहते हैं, भाई इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जबकि आपके जो मॉडरेटली रिएक्टिव वाले जो मेटल है, जो ऑक्साइड और सल्फाइड फॉर्म में है, वो लोग जुड़े हैं, स्ट्रांगली जुड़े हैं। इनको आप सेपरेट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। और जो लिस्ट रिएक्टिव है वो तो सिर्फ नाम के लिए जुड़े हैं। आप उसको सिर्फ डांट दोगे क्यों जुड़ा है, तो तुरंत हाँ सेपरेट हो गया भाई। ठीक है ना, समझ गए? तो इस तरह से वो तुरंत सेपरेट हो जाएगा। तो एक स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, दूसरे मॉडरेटली जुड़े, और तीसरे एकदम लूजली जुड़े हुए, या तो जुड़े हुए ही नहीं है। तो इन्हें अभी एक्सट्रैक्शन करने का तरीका भी तो सबके लिए अलग अलग होगा। जो स्ट्रांगली जुड़े उसके लिए कुछ अलग मेथड हमें लेनी पड़ेगी, मॉडरेट वाले के लिए अलग मेथड, और लीस्ट रिएक्टिव वाले के लिए अलग मेथड। तो इस हिसाब से हमने मेनली जो प्रोसेस है उसको 3 वे में क्लासीफाई कर दिया है। एक हो गया पायरोमेटालर्जी। पायरोमेटालर्जी मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, और ये मॉडरेटली, जो हम लोग कहते हैं ना, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के लिए यूज़ होने वाली टेक्निक, मोस्ट कॉमन टेक्निक, नाम है इसका पायरोमेटालर्जी। पायरो का मतलब होता है हीट करना, गरम करके, मतलब गरम करके हम उसको तोड़ देंगे, बराबर है? इलेक्ट्रोमेटालर्जी मतलब इसको इलेक्ट्रिक शॉक दे के अलग करना पड़ेगा। तो कौन है ऐसे जो गरम करके अलग नहीं होते हैं? ऑफ कोर्स हाईली रिएक्टिव मेटल। सोडियम क्लोराइड को आप गर्म करोगे तो क्या होएगा?
कुछ नहीं होएगा सर, गर्म होएगा वो, है ना। वो सिर्फ गर्म होएगा, यू विल गेट मोल्टन सोडियम क्लोराइड, बट वो सेपरेट नहीं होएंगे आसानी से। इनको अगर आपको अलग करना है तो इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा भाई। और ये हो गए आपके हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है ना। सो ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। और हाइड्रोमेटलर्जी जो है ये आपके लीस्ट रिएक्टिव मेटल के लिए करते हैं, और ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अरे अभी अभी तो किया भाई, इसके प्रीवियस स्लाइड में क्या किया था हमने, रोस्टिंग कैल्सिनेशन के पहले हाइड्रोमेटलर्जी किया था गोल्ड और सिल्वर के लिए, यस और नो। तो ये 3 प्रकार की मेटलर्जी है, पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी किसके लिए, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल जैसे कि आयरन और जिंक, ठीक है। हालांकि कॉपर जो है वो बॉर्डर लाइन है, मतलब लीस्ट रिएक्टिव और मोस्ट मॉडरेट रिएक्टिव के बॉर्डर लाइन पे आता है कॉपर जो है वो, ठीक है। तो कॉपर के लिए थोड़ा थोड़ा पायरोमेटलर्जी हम लोग यूज़ करते हैं, उसके लिए हाइड्रोमेटलर्जी भी यूज़ होता है और पायरोमेटलर्जी भी यूज़ होता है कॉपर के लिए, बॉर्डर लाइन है वो, ठीक है। और सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे जो भी अल्कलाइन अर्थ मेटल वाले हैं ना, वो सब के लिए तो आँख बंद करके आप इलेक्ट्रोमेटलर्जी को चूज़ करेंगे, ठीक है। हाईली रिएक्टिव मेटल है, ऑलराइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आगे पायरोमेटलर्जी को हम लोग समझ लेते हैं। तो पायरोमेटलर्जी में क्या होता है कि हमने इसको गर्म करना है। अभी गर्म करने के लिए कितना टेम्परेचर रखेंगे वो तो हर मेटल टू मेटल वेरी करेगा। मेटल जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा टेम्परेचर उतना ज़्यादा हमें देना पड़ेगा, ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। कैसा होता है ना कि याद रखो, हाई टेम्परेचर पे मेटल के ऑक्साइड अनस्टेबल होते हैं, मेटल और ऑक्सीजन की बॉन्ड टूटेगी, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे मेटल ऑक्साइड अनस्टेबल होते हैं, तो जैसे जैसे आप गर्म करते जाओगे वैसे वैसे मेटल का ऑक्साइड ब्रेक होते जाएगा, ठीक है। और उसको ब्रेक करने के लिए आप गर्म करने के साथ साथ आप कुछ ऐसा भी उसमें डाल सकते हो, जैसे कि आपने इसमें डाल दिया कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम। These are the most commonly used reducing agents, याद रहें, मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिड्यूसिंग एजेंट। उसमें भी मैं आपको है ना, पहले याद करो CCOH2Al, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, बराबर। अभी मैं जो एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ बड़े भयंकर इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिए। ये देखो, जिंक जो है ना, उसके एक्सट्रैक्शन में हम इस्तेमाल करते हैं कार्बन कोक। क्या यूज़ करेंगे, कार्बन कोक, और उसका बन जाएगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये उड़ जाएगा। 2 सवाल आते हैं, सर आपने कार्बन काई को यूज़ किया, आपने एज ए रिड्यूसिंग एजेंट आपने हाइड्रोजन क्यों यूज़ नहीं किया, कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों यूज़ नहीं किया। इसके जवाब मैं आपको थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल में दूंगा। अभी याद करो, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन किससे होता है, कार्बन कोक से। दूसरा Fe2O3 हेमेटाइट ओर, इसका रिडक्शन करवाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। काइकू सर, अरे काइकू मतलब मैं जवाब देगा, अभी फ़िलहाल के लिए आप याद करो। चाहिए तो मैं चलो आपको ये हिंट दे देता हूँ कि ये जो कार्बन की यहाँ कार्बन जो है ये वाला रिडक्शन हम लोग कराते हैं 1673 केल्विन पे, 1673 केल्विन, बराबर। मतलब इतना हाई टेम्परेचर पे है ना, कार्बन इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट, याद रखो। 900 केल्विन के अबो कार्बन इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। एंड लोअर टेम्परेचर पे अगर आप देखते हो, बराबर है, अगर आप 1000 टेम्परेचर के बिलो देखते हो ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, नॉट कार्बन, ओके। मेन रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा लोअर टेम्परेचर पे। हायर टेम्परेचर पे क्या होता है, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। इज़ इट वेरी मच क्लियर। सो अगर नहीं क्लियर है तो गोली मारो यार। अभी याद करो, जिंक ऑक्साइड के लिए क्या है, कार्बन इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। आयन ऑक्साइड के लिए क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसका बन जाएगा Fe और बन जाएगा CO2, ठीक है। लोअर टेम्परेचर पे ना कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये आप दिमाग में बिठाओ। बाद में फंडा कहाँ से आया मैं डिटेल बताऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लोड नहीं लेना है। लेकिन पहले इतना याद हो, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको देखो भाई, इनऑर्गेनिक के पेपर में फंडा बहुत कम पूछते हैं। इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन अगर आपको निकालना है तो आपको इतना, उसका जो फाइनल कंक्लूजन वाले जो लाइन होते हैं, कंक्लूडिंग लाइन्स जो होते हैं, वो आपको खास दिमाग में याद रखने हैं। एंड व्हाट आई सेड इज़, जिंक ऑक्साइड की अगर आपको मतलब जिंक ऑक्साइड में से जिंक को अगर आपको सेपरेट करना है, कार्बन इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट, लोअर टेम्परेचर है, सॉरी हायर टेम्परेचर है, माय बैड। जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हाई टेम्परेचर पे होता है, कार्बन इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट। Fe2O3 का रिडक्शन कंपेरेटिवली लोअर टेम्परेचर, 900 भी हायर ही है लेकिन कंपेरेटिवली लोअर टेम्परेचर पे होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ऑलराइट। और अभी दूसरा मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, दूसरा मैं जो ले रहा हूँ वो है Cr2O3,
बराबर। इसके रिडक्शन के लिए एल्यूमिनियम यूज़ होता है और इसका बन जाएगा Al2O3 बन जाएगा और आपको क्रोमियम मेटल मिलेगी, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। हाँ सर, ये तो हमने स्कूल में पढ़ा था, यस। थर्माइट वेल्डिंग के नाम से भी जाता है। आप अगर Fe2O3 का अगर आप रिडक्शन एल्यूमिनियम से कराओ ना तो भी चलेगा। एल्यूमिनियम से अगर आप Fe2O3 का रिडक्शन कराओगे तो सेम वही मिलेगा आपको, Al2O3 + 2Fe। और इस प्रोसेस को भी आप थर्माइट प्रोसेस कहोगे और प्रिसाइसली इस रिएक्शन को हम थर्माइट वेल्डिंग कहते हैं। जब आयन यूज़ करोगे तो थर्माइट वेल्डिंग आप उसको कह सकते हो। क्रोमिक ऑक्साइड यूज़ किया रहेगा तो उसको थर्माइट प्रोसेस बोल सकते हो, लेकिन थर्माइट वेल्डिंग नहीं कहते उसको, ठीक है। अब प्रोसेस को थर्माइट क्यों कहते हैं? क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ उसके अंदर जो है बहुत हाई अमाउंट ऑफ उसके अंदर हीट बाहर आ रही है, ठीक है ना, समझ गए ना। हाई अमाउंट ऑफ हीट उसके अंदर से निकलती है, इसीलिए इसको थर्माइट प्रोसेस कहते हैं। पूरा नाम है इसका गोल्डस्मिथ एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। गोल्डस्मिथ एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, गोल्डस्मिथ एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। नैया द्रहत गोली मारो, थर्माइट प्रोसेस, उतना याद रख लो, ठीक है। थर्माइट रिएक्शन या थर्माइट प्रोसेस किसको कहते हैं? जब आप एल्यूमिनियम को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हो, ठीक है। तो सर कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ करते हैं तो उसका कोई स्पेशल नाम है क्या? हाँ, उसका भी एक स्पेशल नाम है और वो स्पेशल नाम है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग उसको कहा जाता है। तो चाहे स्मेल्टिंग हो यूजिंग कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड या एल्यूमिनियोथर्माइट प्रोसेस हो, ये सारी पायरोमेटालर्जी में आता है क्योंकि उसके अंदर हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है ना, समझ में आ गया? ओके। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ में आपको बड़ी मज़े की बात है, इसके ऊपर भी MCQ कही आता है। पायरोमेटालर्जी के दौरान हम देखते हैं कि जैसे देखो कॉन्सेंट्रेशन से हमने क्या करी थी, का ओर के अंदर जो भी गैंग थी वो निकालने का हमने प्रयास किया था, ओके। निकाल नहीं दी थी, मतलब मेजॉरिटी गैंग हम लोग निकाल देते हैं। फिर भी ऑब्वियसली ये सारी फिजिकल मेथड्स है, तो उसके अंदर कोई ना कोई जो आपके क्या रहते हैं, गैंग रहता है, वो कंटिन्यू आपके साथ में आने ही वाला है। तो इस गैंग का क्या करेंगे? जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ Fe2O3 के बारे में, तो Fe2O3 का हेमेटाइट का जब हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं, हेमेटाइट में से आयन की जब एक्सट्रैक्शन करते हैं ना, तो उसमें सिलिका की इम्प्योरिटी रहता है। स्मार्ट बच्चे जानते हैं, बचपन में जो मैग्नेट से खेले होंगे, तो मैग्नेट को जब आप मिट्टी में घुमाते हो तो Fe2O3 आयन ऑक्साइड के साथ साथ कई सारी मिट्टी भी साथ में चिपक जाती है, ओके। तो जो सिलिका है ना वो उसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो सिलिका को Fe2O3 से एकदम से अलग नहीं कर पाते हम लोग। तो जब भी आप स्मेल्टिंग कराओगे, पायरोमेटालर्जी कराओगे, तो भाई ये SiO2 साथ में आएगा और SiO2 भी कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस होकर आपको सिलिकॉन देगा। तो आपको फाइनली आयन चाहिए था कि आयन विद सिलिकॉन चाहिए था? हमें तो सिर्फ आयन चाहिए था। तो सर इस सिलिका को यहाँ से हटाना पड़ेगा। बोला कैसे हटाओगे? बराबर है, तो कैसे हटाओगे? वो ये हटाने के लिए ही तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिकल, जिसको हम अभी से कहेंगे क्या? इसको हम कहेंगे फ्लक्स। क्या कहेंगे? FLUX, फ्लक्स, ओके। फ्लक्स क्या होता है? ये एक ऐसा केमिकल है जो हमने ऊपर से एडिशनली इसके अंदर डाला है, ठीक है। जैसे आयन के एक्सट्रैक्शन के वक्त में हम उसके अंदर डालते हैं लाइमस्टोन, जो कि डिकम्पोज होने पर मुझे देता है CaO। लाइमस्टोन मतलब तो कैल्शियम कार्बोनेट, पर क्योंकि भट्टी है ना, गर्म कर रहे हो आप, 900, 1000, 1500 केल्विन तक भट्टी का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, 2000 केल्विन तक जितना हाई हो जाता है। तो इतने हाई टेम्परेचर पे कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो जाता है और वो आपको कैल्शियम ऑक्साइड देता है, और ये कैल्शियम ऑक्साइड SiO2 के साथ जुड़ जाता है और उसका बन जाता है CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट। तो मतलब सिलिका का रिडक्शन हो उसके पहले कैल्शियम ऑक्साइड उसको साइड में धर लेगा। बेटा हाँ, ऐसे कैसे इसको धर लिया? स्मार्ट बच्चे को ही सिर्फ समझा होगा। कैल्शियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है ना, और मेटल का ऑक्साइड तो बेसिक होता है, तो जुड़ गया सिलिका के साथ में, सिलिका एसिडिक है। याद करो अभी हमने बेयर्स प्रोसेस में किया था, बेयर्स प्रोसेस में था ना सिलिका एसिडिक है, तभी तो वो NaOH से रिएक्ट कर रहा था, है ना। तो यहाँ पर भी ये कैल्शियम ऑक्साइड और SiO2 आपस में जुड़ गए और इसका बन गया कैल्शियम सिलिकेट। क्या बन गया इसका? कैल्शियम सिलिकेट। तो कैल्शियम जो आपने ऑक्साइड आपने यहाँ पर डाला, इसको हम कहते हैं फ्लक्स, इसको कहते हैं, सिलिका को कहते हैं गैंग, और जो फाइनली आपको जो मिला इसको हम कहते हैं स्लैग, ओके। क्या कहते हैं इसको? स्लैग। एक्स्ट्रा वाला जो कचरा है इसको हम क्या कहेंगे? स्लैग, ठीक है। सर ये क्या बोल दिया आपने, तो थोड़ा
डाउटफुल लग रहा है। अरे बच्चों, कोई डाउट की बात ही नहीं है, बड़ा आसान है। आप मेटल के एक्सट्रैक्शन जब करा रहे हो उस वक्त में अगर गैंग पूरी तरह से सेपरेट नहीं हुआ है तो आपको ये करना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। अगर गैंग सेपरेट नहीं हुआ है तो आपको उसमें क्या डालना है, फ्लक्स डालना है। फ्लक्स क्या करेगा, गैंग को साइड में लेगा और उसका स्लैग बना के हटा देगा उसको, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पर देखो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले आप याद रख लीजिए, इसको दिमाग में बिठाइए। फ्लक्स क्या करेगा, गैंग के साथ में जुड़ेगा और फ्लक्स का एक एडिशनल रिएजेंट है जो हम ऊपर से डालते हैं, ठीक है। क्यों डालते हैं, इम्प्योरिटीज़ और गैंग को हटाने के लिए। और जब वो दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, स्लैग बनेगा, ठीक है। और ये भी जाहिर सी बात है, जब आपका एसिडिक इम्प्योरिटी रहेगा तो आप बेसिक फ्लक्स डालोगे, और जब आपके पास में बेसिक इम्प्योरिटी रहेगी तो आप क्या डालोगे, एसिडिक फ्लक्स डालोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ना दो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस लिए। एक पहला जो है ना, ये आयन एक्सट्रैक्शन के दौरान होता है। किसके एक्सट्रैक्शन के दौरान, आयन के एक्सट्रैक्शन के दौरान। ये तो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया ना कि आयन के एक्सट्रैक्शन में Fe2O3 के साथ में सिलिका की इम्प्योरिटी जुड़ी है। तो सिलिका इज़ इम्प्योरिटी, तो उसको निकालने के लिए आपने क्या डाल दिया, बेसिक फ्लक्स डाला, इसका कैल्शियम सिलिकेट बना और साइड में हो गया। अब कॉपर के एक्सट्रैक्शन के दौरान आयन इज द इम्प्योरिटी। स्मार्ट बच्चों को याद है, कॉपर की जो मेन ओर थी वो थी CuFeS2, कॉपर पायराइट, याद है, चाल्कोपायराइट। हाँ, तो जो CuFeS2 थी ना, वो देखो ब्लू ब्लू कलर जैसा एकदम मज़ेदार शाइनी शाइनी उसकी ओर मैंने बताई थी, है ना। उसमें आयन की इम्प्योरिटी थी ना, वो आयन उसके अंदर जुड़ा हुआ है, वो आसानी से सेपरेट नहीं होता है। तो वो आयन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी है जिसे निकालने के लिए हमने क्या डाला है, सिलिका डाला है। तो सर सिलिका तो इम्प्योरिटी था, उसको आप एज अ फ्लक्स, अरे फ्लक्स मतलब क्या, अभी इम्प्योरिटी जैसी इम्प्योरिटी वैसा अपना सोल्यूशन। तो अभी आयन की इम्प्योरिटी है तो उसमें सिलिका डालो। आप तो अभी जानते हो ना, आयन और सिलिका वैसे ही आपस में जुड़े रहते हैं। तो आयन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी को हटाने के लिए हमने सिलिका को एज अ फ्लक्स उसमें डाला और उसका आयन सिलिकेट बन के साइड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉपर एक्सट्रैक्शन में, और एक आयन एक्सट्रैक्शन, कॉपर एक्सट्रैक्शन, आयन एक्सट्रैक्शन। इसके ऊपर भाई फ्लक्स के ऊपर जब जब सवाल आया है तो यही दो के ऊपर आया है, ये दो चीज़, आयन एक्सट्रैक्शन एंड कॉपर एक्सट्रैक्शन। आयन एक्सट्रैक्शन में गैंग कौन है और फ्लक्स कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। कॉपर एक्सट्रैक्शन में गैंग कौन है, गैंग मतलब इम्प्योरिटी, गैंग कौन है और फ्लक्स कौन है, ये आपको याद होना चाहिए। और ये तो ऑब्वियस सी बात है, फ्लक्स और इम्प्योरिटी रिएक्ट करते हैं, उससे क्या बन जाता है, स्लैग बन जाता है। क्या बन जाता है, स्लैग, SLAG, स्लैग। ओके, चलिए अभी स्लैग जो रहता है उसकी भी कुछ खास बात होती है। स्लैग जो रहता है, इट्स अ वेस्ट प्रोडक्ट एंड कंबाइंस विद द फ्लक्स टू फॉर्म अ गैंग, एंड है ना, एक है ना उसकी एक सेपरेट लेयर बन जाती है। अभी अगर आपको विजुलाइज नहीं होएगा सेपरेट लेयर का क्या मतलब है, ये आपको है ना अगली क्लास जो होगी ना, जो इसमें हम लोग आयन की एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको बड़ा अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उसको तब तक के लिए रहने दीजिए, उसको स्लैग को स्लैग ही बोलिए अभी, ठीक है। ऑलराइट, ओके। खास ये जो मैंने बॉक्स किया है उसको याद कर लीजिए बच्चों, ये पूछा जाएगा। चलिए अभी अगला है हाइड्रोमेटालर्जी, बराबर है। ये आपने क्या देख लिया, पायरोमेटालर्जी हो गया ना, अभी हाइड्रोमेटालर्जी। अब मैं इसमें क्या बताऊं, हाइड्रोमेटालर्जी का ये रिएक्शन आज ही हमने पढ़ा है ना, 4 2 जा 8, 4 + 4 8। ये क्यों मैं ऐसा गा रहा हूँ, क्योंकि बैलेंसिंग इसका पूछा जाता है, एग्जाम में आ चुका है कई बार। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये वाली मेटल कौन सी है, गोल्ड सिल्वर होनी चाहिए, ये वाला यहाँ पर जिंक। तो पहले स्टेप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपना O2 है, दूसरे स्टेप में रिड्यूसिंग एजेंट अपना जिंक है। पहले स्टेप में जो कॉम्प्लेक्स बना उसमें 2 साइनाइड जुड़ते हैं, दूसरे स्टेप में जो कॉम्प्लेक्स बना उसमें 4 साइनाइड जुड़े हैं, ठीक है। होपफुली आपको ये मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस ध्यान में रह गया है और इसको भी और बताने की ज़रूरत नहीं है, बराबर है। अब रिडक्शन का हम अगला प्रकार लेते हैं, दैट इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रोमेटलर्जी। यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, आई मीन मिस टाइप हो गया है, इट इज़ अ इलेक्ट्रोमेटलर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रोमेटलर्जी का इस्तेमाल कब किया जाता है, व्हेन यू हैव अ हाईली रिएक्टिव मेटल, ठीक है। और हाईली रिएक्टिव मेटल के लिए एक खास इस प्रोसेस का एक सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई वर्ड है तो वो है मोल्टन स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट। जिन स्मार्ट बच्चों को इलेक्ट्रोलाइसिस के फंडामेंटल क्लियर है वो जानते हैं कि एक्वसली तो गड़बड़ होएगा, एक्वसली तो गड़बड़ होएगा। क्या गड़बड़ होगी, अगर कोई नहीं जानता है तो मैंने आपके साथ में इलेक्ट्रोलाइसिस की 2 वीडियो शेयर करी हुई है।
एक जिसमें मैंने घर पे एक एक्सपेरिमेंट करके बताया हुआ है, और दूसरा जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस के बेसिक फंडामेंटल जो आपके स्कूल में आपने पढ़े थे उसको मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किए। तो मैं आपसे इनफैक्ट रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको इलेक्ट्रोलाइसिस के फंडा नहीं आते तो इस चैप्टर में भाई आपको थोड़ी दिक्कत होगी। आप चाहिए तो एक बार फिर देख लीजिए, समझ लीजिए इलेक्ट्रोलाइसिस के फंडामेंटल क्या होते हैं। यहाँ हमने क्या लेना है, मोल्टन सोडियम क्लोराइड हमने लिया है, डाउन सेल इसको आप कहते हो। डाउन सेल का डायग्राम आपको करना नहीं है, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली ये वाला फंडा आप जानते हो। ये एक्चुअल सेटअप है, हमको एक्चुअल सेटअप से कोई लेना देना नहीं है। आप इधर ध्यान दीजिए, सोडियम में आपका कटायन है, कटायन कैथोड की ओर जाएगा, क्लोराइड आपका अनायन है वो एनोड की ओर जाएगा। तो यहाँ पर क्लोरीन गैस जमा होगी और यहाँ पर सोडियम जमा हो जाएगा। ठीक है, जब आप एक्वस सोडियम क्लोराइड लोगे तो एक जगह पर क्लोरीन गैस जाएगा, एक जगह पर हाइड्रोजन जाएगा और NaOH बच जाएगा। ठीक है, एक्वस सोडियम क्लोराइड लोगे तो एक्वस सोडियम क्लोराइड से आप सोडियम एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। इनफैक्ट आप किसी भी मेटल का अगर आप इलेक्ट्रोमेटालर्जी कराने वाले हो तो मोल्टन स्टेट इज कंपलसरी, मोल्टन स्टेट इज कंपलसरी। वाटर लिया तो आपके नसीब में सिर्फ हाइड्रोजन ही आएगा, मेटल नहीं मिलेगा। ओके, तो इसके लिए खास ध्यान रखो, इलेक्ट्रोमेटालर्जी का यही एक फंडा है जो इसमें इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिव मेटल के लिए यूज़ होता है, सब जानते हैं, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, और एल्यूमिनियम के लिए भी इलेक्ट्रोमेटालर्जी है। ठीक है, वो भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। ऑलराइट, अभी तीसरा जो है वो है रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल्स।